नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिवार एवं मित्र में जो आपके उप थीम होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भैया जो एनसीएफ 2005 के अनुसार 6 प्रकार की थीम होती है। कितने प्रकार की थीम होती है? 6 प्रकार की, ये सभी को पता है। और एक ऐसी थीम होती है जिसकी उप थीम होती है और वो होती है परिवार एवं मित्र की। कितनी उप थीम होती है? 4। कौन कौन सी? संबंध, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे। इन सभी की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि पूरा एनसीईआरटी बुक का निचोड़ हम यहाँ पर देंगे। कक्षा 3, 4 और 5, है ना। ये सारा निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, यानी कि परिवार एवं मित्र के साथ साथ आपको संबंध, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे, इन पांचों टॉपिक से, एक परिवार एवं मित्र हो गया, फिर संबंध, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे, इन 5 टॉपिक से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलेंगे। वो टोटल आपको 55 प्रश्न मिलेंगे और इन 55 प्रश्नों को इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि सारा आपका जो परिवार एवं मित्र है, वो जो उसकी उप थीम है, वो सारा का सारा इस वीडियो में आ जाएगा, है ना। मैंने सारा संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। देखने में हाल ही में आ रहा है कि भाई सीटेट एग्जाम में अभिकथन और कारण के प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो वो प्रश्न भी मैंने यहाँ पर रखे, शुरुआत में ही रखे हैं, तो उनको कैसे हल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत में जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। आपको बस करना क्या है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा सीटेट के एग्जाम में, तो अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसे कैसे सोल्व करना है, कैसे इसको हल करना है, ये पहले मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आपका समय लूंगा, है ना, इस पहले प्रश्न में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। देखिए, जब अभिकथन और कारण के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एक पूछा गया प्रश्न, ये समझ लीजिए। जैसे कि एक उदाहरण में यहां पर प्रस्तुत करूंगा, वो मर गया। क्या लिखा यहां पर? वो मर गया, उसने जहर खाया था। क्या लिखा है? वो मर गया, उसने जहर खाया था। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मर गया क्योंकि, क्यों मरा भैया? क्योंकि उसने जहर खाया था, है ना। तो ये जो क्योंकि है, एक तरह का इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। यदि ये वो मर गया, क्यों मरा? क्योंकि उसने जहर खाया था। ऐसे ही यही एक, यदि अभिकथन आपका सही है और कारण भी आपका सही, तो मेज खाते हैं। जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि वो मर गया, उसने जहर खाया था, है ना। यदि यहां पर लिख दिया वो मर गया, उसने खाना खाया था, तो हमें मालूम है खाना खाने से नहीं मरता है। तो ये क्या हो गया कि पहला तो आपका सही हो सकता है, लेकिन दूसरा सही नहीं हो सकता। तो अभिकथन कारण सही हो सकता है, लेकिन आपका जो कारण है, जो कारण क्या है भैया, उसने खाना खाया, खाना खाने से कोई मरता है क्या? नहीं मरता, है ना। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये सही है या नहीं, किससे? आपका अभिकथन से, है ना। कभी कभी अभिकथन भी गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अभिकथन गलत नहीं होता है, वो भी गलत हो जाता है। तो किस कंडीशन में होगा, आगे हम आपको बताएंगे। पहले ये समझ लीजिएगा कि यदि हम इन दोनों को जोड़ना है, तो यदि यहां पर देखिए, जैसे कि रोड बन रहा है, रोड के बीच में पुल आ गया, है ना, इस प्रकार से पुल आ गया, तो यदि, सॉरी, नदी आ गई ना, पुल नहीं, नदी आ गई। लेकिन यदि हमें इस रोड को पूरा बनाना, तो क्या बनाना पड़ेगा? इसके ऊपर से पुल बनाना पड़ेगा। तो जो पुल का काम करेगा वो ये क्योंकि करेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। यदि आपने अभिकथन पढ़ा और कारण पढ़ा, उसमें आपको समझ आया कि भाई दोनों चीजें यदि हम एक साथ इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही है, तो वो आपका बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम लगी, देख लीजिएगा कि भैया हाँ, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहा हूँ, समझिएगा इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा दूंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा, और है ना। कहने का मतलब है, अभिकथन और कारण में क्योंकि लगाकर देख लीजिएगा। यदि आपको लगे फिट बैठे एकदम कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, तो जरूर वो आपका अभिकथन पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा, है ना। जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं कि अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। अब अभिकथन क्या कह रहा भैया कि भारत के कई शहरी घरों में परिवार की संरचना पारिवारिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार प्रणाली में बदल रही है। आपको सभी को पता है कि भैया संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और एकल परिवार किसे कहते हैं। इसमें दादा दादी वगैरह सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। एकल परिवार छोटा परिवार होता है जिसमें माता पिता
और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो रहते हैं साथ में, तो वो एकल परिवार होता है। यहाँ पर दिया क्या हुआ भैया, शहरी घरों में बिल्कुल हो रहा है। अब इसका कारण भी हम देखेंगे, कारण क्या दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कारण क्या भैया, परिवार का प्राथमिक कार्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और रोजगार के अवसरों के लिए प्रवासन बड़े परिवार इकाइयों की विघटन का प्रमुख कारण है। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अभिकथन में क्या कह रहा है कि जो शहरी घर होते हैं, जब शहर में आप जाते हैं तो बिल्कुल संयुक्त परिवार वहां पर देखने को कम मिलता है, एकल परिवार देखने को मिलता है। यानी कि वो जो प्रणाली है वो बदल रही है। क्यों बदल रही है, यहाँ पर कारण दे रखा है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि गांव में एक रमेश नाम का लड़का है। किस नाम का लड़का है, रमेश नाम का। ये पूरा परिवार रहता है, यानी कि उनके माता पिता भी रहते, दादा दादी, यानी कि बड़ा परिवार है ना। कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार है। किस प्रकार का परिवार है, ये संयुक्त परिवार है। अब ये गांव से रहकर रमेश की नौकरी कहां पर लग गई, हम मान लेते दिल्ली में लग गई। कहां पर लग गई, दिल्ली में। वहां पर वो नौकरी करने जाता है और देखता है कि वहां पर महंगाई बहुत, जो कि आप सभी को पता है। और महंगाई के वजह से वो जो संयुक्त परिवार वाला जो सिस्टम था, यानी कि जो बड़ा घर भी होना चाहिए उसके लिए, है ना, महंगाई है तो वहां पर सामान की भी आवश्यकता होगी, तो वहां पर एक छोटा सा फ्लैट लेके वो वहां पर रहता है। अब इस छोटे फ्लैट में वो किसको रख सकता है, सिर्फ अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को रख सकता है। संयुक्त परिवार वहां पर नहीं आ सकती क्योंकि वहां पर महंगाई ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, इस संयुक्त परिवार में से किसको निकाल लाएगा, अपने बच्चे को निकाल लाएगा और अपनी पत्नी को निकाल लाएगा, और कहां जाएगा, वो दिल्ली आ जाएगा। तो ये कैसा परिवार हो जाएगा, आपका एकल परिवार हो जाएगा। कैसा परिवार हो जाएगा, ये एकल परिवार हो जाएगा। यानी कि महंगाई की मार ऐसी होती है, यानी कि रोजगार जो गांव में, आपको सभी को पता है कि रोजगार अक्सर गांव में नहीं मिलता है, तो आदमी जो होता है शहरीकरण में जाता है, यानी कि शहर में जाता है, वहां पर रोजगार ढूंढता है, रोजगार वहां पर करता है। तो महंगाई इतनी होती है कि पूरे परिवार को वहां पर नहीं ला सकता, इसलिए वो अपने बच्चे को, है ना, अपने पत्नी को वहां पर ले आता है। किसके कारण, बेरोजगारी के कारण, है ना, रोजगार ढूंढने के लिए आता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है विघटन का, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देखेंगे अभिकथन से बिल्कुल मैच खा रहा है। भारत के, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि भारत के कई शहरी घरों में परिवार की संरचना पारंपरिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार प्रणाली में बदल रही है। क्या सही है क्या अभिकथन, हाँ बिल्कुल सही है, हो रहा है ऐसा। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर कारण की जगह क्यों लगा देंगे, क्योंकि परिवार का प्राथमिक कार्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। बिल्कुल, आर्थिक का मतलब होता है जो पेशे वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना होता है, और रोजगार के अवसरों के लिए प्रवासन बड़े परिवार इकाई के विघटन का प्रमुख कारण। तो बिल्कुल विघटन का प्रमुख कारण है, यानी अभिकथनों कारण एक दूसरे से मेच खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सत्य है, और जो आर है वो क्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते, क्योंकि लगा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा समझाया, इसलिए पहला प्रश्न आपका बड़ा हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर भी देखो अभिकथन दे रखा है ना। एक मिनट, यहां पर भी अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अब यहां पर देखते हैं, अभिकथन दे रखा भैया कि एनसीईआरटी द्वारा विकसित ईवीएस पाठ्यक्रम में पौधे और जानवर को अलग मुख्य थीम के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें परिवार एवं मित्र के अंतर्गत उप थीम के रूप में शामिल किया गया है। अब आप देखेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, परिवार एवं मित्र की यहां पर बात की जा रही है ना। एनसीईआरटी द्वारा विकसित ईवीएस पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा, मैंने 4 बताए थे आपको, संबंध, कार्य और खेल, पौधे और जानवर। ये क्या है, उप थीम है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सही है क्या भैया, पौधा दे रखा है, जानवर दे रखा है, तो अलग मुख्य थीम के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया, बल्कि परिवार एवं मित्र में, बिल्कुल परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका अभिकथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई परिवार एवं मित्र की उप थीम होती है, कितनी होती है, 4 होती है, इसमें 2 है, बिल्कुल करेक्ट है दोनों। पौधे और जानवर बिल्कुल उप थीम के अंतर्गत आती है। अब कारण देख लेते हैं, उपथीम के रूप में शामिल किया है क्योंकि, यहां पर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं और वे विषयों को वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान जैसे विशिष्ट वैज्ञानिक विषयों में विभाजित करने में असमर्थ होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक की भाषा नहीं समझते, विज्ञान की भाषा नहीं समझते। ये क्यों किया गया भैया, परिवार एवं मित्र में पौधे भी ले लिया, जानवर भी ले लिया, आपका कार्य भी हो गया, संबंध में कार्य
और खेल और संबंध तो चलता है कि चलो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन पौधे और जानवर तो एक अलग विषय होना चाहिए, सॉरी अलग टॉपिक होना चाहिए, इसी में क्यों रखा? ये भी इसका भी एक कारण है कि आपने देखा होगा जब जो बच्चा होता है घर में, यदि बिल्ली है आपके, पालतू बिल्ली है, कुत्ता है ना, तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा हो गया, है ना, क्योंकि पौधे में तो एक उदाहरण इसका भी दे देता हूं मैं आपको। तो जो छोटा बच्चा है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि इस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, या फिर उसके नाम से पुकारेगा, या फिर उसके वैज्ञानिक नाम से पुकारेगा। वो एक सदस्य मानेगा, इस बिल्ली को भी मानेगा, कुत्ते को भी मानेगा, और तुलसी के पौधे को भी एक अपने घर के सदस्य के रूप में वो मानेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि परिवार एवं मित्र यानी कि परिवार यानी कि ईवीएस को यदि आप पढ़ाते हैं तो ये एक विज्ञान की श्रेणी में इसे नहीं रखा गया, किसे? पौधे को, जानवर को, इन दोनों विषयों को, है ना, इसे ईवीएस की श्रेणी में ही रखा गया है, यानी कि परिवार एवं मित्र की श्रेणी में रखा गया। बच्चा उससे जल्दी जल्दी अट्रैक्टिव होकर जल्दी सीखता है ना। तो बिल्ली और कुत्ते और तुलसी के पौधे को क्या करेगा? वो एक अपना परिवार के रूप में मानेगा, अपने सदस्य के रूप में मानेगा। ये नहीं है कि ये बिल्ली है, कुत्ता है, या फिर वो विज्ञान की बात करेगा वहां पर कि इसका वैज्ञानिक नाम ये है, इसका ये है, तुलसी के पौधे के ये गुण होते हैं, ऐसी सारी चीजें वो नहीं समझता है। सभी को क्या समझेगा? वो परिवार। इस वजह से जो उपथीम 4 बनाई गई परिवार एवं मित्र में रखी गई है। तो आप देखेंगे क्या कह रहा कारण, बिल्कुल सही कह रहा कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार को, पर्यावरण को क्या समग्र रूप में देखते हैं, है ना। जो आपके जो जानवर और पौधे हैं इनको भी अपने परिवार के रूप में ही वो देखता है, इसलिए यहाँ पर समग्र रूप बिल्कुल ठीक है। और वे विषयों को वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान जैसे विशिष्ट वैज्ञानिक विषयों में विभाजित करने में असमर्थ है। बिल्कुल है, उसको किसी प्रकार से इन चीजों में वो फर्क नहीं देखेगा कि भैया ये अलग है, जानवर अलग है, कि पौधे अलग है, इनके बारे में वो विशेषता ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहेगा, है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कारण उसका। तो यहां पर भी सही कथन क्या हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों सत्य, आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से आपको इसको करना है, हल करना है, यानी कि आपको जो अभिकथन दे रखा है, कारण दे रखा है, उसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका ये हल हो गया। तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहां पर भी तीसरा भी मैंने देखिए 3 प्रश्न दे रखे हैं और 10 प्रश्न बाद फिर आपको अभिकथन देखने को मिलेगा। तो 10 या 15 प्रश्न बाद तो अभिकथन भी मैंने बहुत सारे रखे, ऐसा नहीं है, प्रश्नों के अनुसार ही आपको अभिकथन मिलेंगे और अच्छे अभिकथन मिलेंगे और कारण मिलेंगे। तो अभिकथन पहला क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक बच्चे का सहकर्मी समूह यानी कि जो मित्र मंडली होती है वो सामाजिकरण का एक द्वितीय एजेंट है, यानी कि सेकेंडरी एजेंट है माना जाता है, जबकि परिवार प्राथमिक एजेंट है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। सभी को पता है भाई जो प्राथमिक एजेंट होता है बच्चे का वो बिल्कुल परिवार होता है। क्या होता है? सबसे पहले बच्चा जो पैदा होता है वो किससे मिलता है? अपने परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलता है। ठीक, तो प्राथमिक एजेंट बिल्कुल सही हो गया। द्वितीयक एजेंट बिल्कुल आप उसका जो सामाजिकरण है वो मान सकते हैं, यानी कि जो सहकर्मी मित्र मंडल है या स्कूल वगैरह सारी चीजें वो द्वितीयक एजेंट के अंतर्गत आ जाती है। तो आपका अभिकथन यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। ये समझ में आ गया आपको कि हमारा जो अभिकथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे कारण। सामाजिकरण एक रेखीय प्रक्रिया है, लाइनर प्रोसेस बता रहा है यहां पर, जो केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होती है और बच्चे के स्कूल के प्रवेश करने तक ही रुकती है। तो जो सामाजिकरण है क्या ये एक रेखीय प्रक्रिया है? क्या आप खुद सोचिए, क्या ये रुक जाती है क्या प्रारंभ बाल्यावस्था से? यानी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब प्रवेश करने से सामाजिकरण रुक जाता है क्या? वो स्कूल में ही सीखता, घर पर कुछ नहीं सीखता, परिवार में कुछ नहीं सीखता है क्या? बिल्कुल सीखता है। तो ये आप एक रेखीय प्रक्रिया इसे नहीं मान सकते। किसको? सामाजिकरण को। तो ये जो कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है भैया? रेखीय प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि सारी चीजें वो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से सीखेगा, वो बहुत सारी चीज समाज से भी सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, है ना। यानी कि सारी चीजें वो ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाकर ही सीखेगा। तो ये क्या है? रेखीय प्रक्रिया नहीं होगी। तो आपका कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका भैया? आंसर सही, ये तो सत्य है, लेकिन आर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो गया। तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है, ये यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कारण है वो गलत है। ठीक, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आ गया आपके सामने कि भाई अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण के अनुसार, किसके वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहा भैया? अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण के अनुसार छोटे बच्चों के बीच किस प्रकार की मित्रता सबसे आम है, जहां रिश्ता किसी शौक या गतिविधि के साझे आनंद पर आधारित होता है। सबसे पहले समझेंगे कि अरस्तु की मित्रता का वर्गीकरण, यानी कि इन्होंने कितने प्रकार की वर्गीकरण मित्रता का वर्गीकरण किया? 3 प्रकार। कितने प्रकार बताए इन्होंने?
तीन प्रकार बताए मित्रता के। किसने? अरस्तु ने। ये याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ना। कौन कौन से? पहला है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है आनंद की मित्रता, और तीसरा सद्गुण की मित्रता। ये इनके द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन चौथा विकल्प रखना जरूरी होता है, वंशावली की मित्रता। तो इन चारों विकल्पों में से देखिए प्रश्न पढ़ेंगे तो ही इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। यहां पर जो बच्चे के बीच किस प्रकार की मित्रता सबसे आम है, ये पूछा गया है। जहां रिश्ता किसी शौक या गतिविधि से साझा आनंद पर आधारित होता है, यानी कि आनंद पर ही आधारित होता है जो बच्चे होते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है कि दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। इन दोनों को क्रिकेट खेलने का शौक है। किसके? क्रिकेट खेलने का शौक है। एक के पास क्या है भैया? जो बैट होता, बल्ला होता, वो है ना। इसलिए इन दोनों की मित्रता है, यानी कि ये बैट लाएगा तभी हम क्रिकेट खेलेंगे, है ना। दोनों अच्छे मित्र हैं। जब इसके पास बैट नहीं रहेगा या फिर इसके पास क्रिकेट खेलने की इच्छा नहीं जागृत होगी, तो ये कहीं ना कहीं मित्रता क्या हो जाएगी? कट जाएगी, है ना। कह सकते हैं कि यह तब होता है जब मित्र एक दूसरे की कंपनी या फिर साझा गतिविधि जैसे कि जो क्रिकेट खेलना होता है वो आनंद लेते हैं। यहाँ बच्चों और रिश्तों में सबसे आम होता है, यानी कि यहाँ पर जो रुचियां होती हैं बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि यही मेरा मित्र है ना। मित्र बहुत सारे वहां पर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कुछ क्षणिक मित्रता होती है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आनंद की मित्रता। अब यहां पर देखेंगे एक एक करके, पहले देख लेते हैं कि उपयोगिता की मित्रता क्या होता है, सद्गुण की मित्रता क्या होती है, और आनंद की मित्रता क्या होती है। ठीक, तो हम यहां पर उपयोगिता की मित्रता जाने तो एक दूसरे को जब लाभ होता है, ये एक आदमी है और ये एक आदमी, इन दोनों को एक दूसरे के प्रति लाभ होगा। जैसे कि कोई यहां पर व्यापार हो गया, काम हो गया। यदि व्यापार देखेंगे तो इन दोनों को लाभ होगा तभी ये व्यापार करेंगे। तो इस प्रकार की जो मित्रता होगी वो कैसी मित्रता होगी? उपयोगिता की मित्रता होगी। किस प्रकार की मित्रता होगी भैया? उपयोगिता की मित्रता होगी। और यहां पर जैसे कि मैंने आनंद की मित्रता बताई थी दूसरे नंबर पर, और क्रिकेट बैट के बारे में बताया था कि जब तक वो बैट लाता था या जब तक वो बैट लाता था तब तक तो वो आपका पक्का दोस्त था, और जैसे ही उसने बैट लाना बंद कर दिया दोस्ती कम हो गई, उसके पास जाना कम हो गया। तो ये कुछ पल की मित्रता होती है, यानी कि उससे कनेक्शन टूट गया। इस प्रकार की जो मित्रता होती है उसे आनंद की मित्रता, यानी कि जब तक आनंद आया जब तक मित्र, नहीं तो कोई मित्र नहीं। ठीक। सद्गुण की मित्रता जो बहुत कम पाई जाती है। अब सद्गुण की मित्रता क्या होती है? आपने देखा होगा और आपने कहीं बार बोला भी होगा कि भैया मेरे दोस्त तो बहुत है, सॉरी दोस्त तो मेरा बहुत है, लेकिन जो पक्के दोस्त है वो मात्र 2 से 3 है। यानी कि ये 2 से 3 जो मित्र हैं यही मेरे सुख दुख में काम आते, चाहे मैं सुख में रहूं दुख में रहूं, यही मेरे सच्चे मित्र हैं। और इसे ही क्या कहा गया है? सद्गुण की मित्रता कहा गया है, जो सुख दुख में सभी में शामिल रहता है। उसे आनंद की मित्रता से, उपयोगिता की मित्रता से किसी प्रकार से कोई लोभ नहीं होता है। इस प्रकार के मित्र क्या होते हैं भैया? सद्गुण के मित्र, सद्गुण की मित्रता उनमें पाई जाती है। तो 3 प्रकार की मित्रता बताई है आपके दोस्तों ने, और तीनों के बारे में आपको समझा चुका हूं। यहाँ पर बच्चों के बारे में पूछा गया था, तो आनंद की मित्रता, जब तक आनंद होता तब तक मित्रता रहती है, उसके बाद नो मित्र नो दोस्त। ठीक, वो अपने घर वो अपने घर। तो इस प्रकार की मित्रता क्या होगी? आनंद की मित्रता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। 5वां प्रश्न है, एक विशिष्ट समुदाय में विवाह के बाद पति पत्नी के परिवार के साथ रहने चला जाता है और वंशावली मां के माध्यम से खोजी जाती है, इस परिवार संरचना को क्या कहा जाता है? अब यदि प्रश्न पढ़ेंगे तो आंसर बिल्कुल आप लगा पाएंगे। पितृस्थानीय और पितृवंशी होता, मातृस्थानीय और मातृवंशी होता, एकल और समृक्त, विस्तृत और पितृसत्तात्मक। तो आपने देखा होगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना, कोई परसेंटेज में यहां पर पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, कि 80% जो आपका समुदाय होता है, भारत का जो समुदाय होता है, वो लगभग पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक का मतलब यह होता है कि उसमें जो पुरुष होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, वो घर के कर्ता धर्ता होते हैं ना, यानी कि जो उनके हाथ में सारी चीजें होती हैं, किसको क्या करना, कहां पर करना है। और उनके जो बच्चे होते हैं उनका सरनेम किसका लगता है? पुरुष का, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सरनेम लगा जाता है, पुरुष का सरनेम लगा जाता है। तो इस प्रकार के जो समुदाय होते हैं 80% होते हैं। 20% ऐसे होते हैं, लगभग मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें जो माता है ना, या फिर जो महिला है, उसका सरनेम लगाया जाता है। और वही ये जो महिला है, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए सीधा सीधा पूछा गया है, विवाह के बाद पति पत्नी के परिवार के साथ रहना चला जाता है, और वंशावली किसके नाम से चलेगी भैया? मां के नाम से। जहां 80% पुरुष के नाम से चलती है वंशावली, लेकिन यहां पर महिला के नाम से
बताई जा रही है, तो इस परिवार संरचना को क्या कहा जाता है? कहीं कहीं ऐसा होता है कि विवाह होने के बाद में जो पति होता है वो पत्नी जो है वो पति के घर नहीं आती है, जो पति है वो पत्नी के घर चला जाता है। तो इस परिवार को क्या कहते हैं? मातृस्थानिक और मातृवंशी परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मातृस्थानिक और मातृवंशी परिवार कहते हैं। और ये खासकर कहां पर होता है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो कहां पर होती है। तो ये होती है आपके मेघालय की जो खासी जनजाति है, यहां पर ये भी देख लीजिएगा, खासी जनजाति के बारे में पूछा जाता है। खासी जनजाति कहां पर? मेघालय में। तो मेघालय की जो खासी जनजाति में शादी के बाद जो दूल्हे होते हैं वो अपने दुल्हन के घर रहना जाते हैं और बच्चों को मां का सरनेम यानी कि जो उपनाम है वो मिलता है, पिता का नहीं मिलता है। तो इसे मातृस्थानिक या फिर मातृवंशी परिवार कहते हैं। तो याद रखिएगा किस प्रकार का यहाँ पर जनजाति होती है, जो खासी जनजाति होती है जो मेघालय में पाई जाती है वो इस प्रकार से यहाँ पर अपने मां के नाम से वंश यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की ईवीएस कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। को चुनौती देने के लिए कार्य और खेल उपथीम के साथ कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी तरह जुड़ती है? यहां पर देखिए चुनौती आपको देना है, तो किस प्रकार का विकल्प सही होगा लैंगिक रूढ़िवादिता के खिलाफ? कि लड़कियों को रसोई के मामले में रुचि बनाने और लड़कों को वाहनों के प्रकार सूचीबद्ध करने के लिए कहना। यहां पर देखिए पहले क्या होता था, पहले के लोगों की मानसिकता ही थी कि जो लड़की होगी वो चूल्हे के पास ही काम करेगी, लड़का नहीं करेगा, है ना। ये मानसिकता होती थी, वो चूल्हे के पास करेगी काम करेगी या फिर घर का काम करेगी, वो बाहर नौकरी करने नहीं जाएगी लड़की, विशेषकर लड़की, है ना। लड़के पे कोई प्रतिबंध नहीं होता था, ये पहले के लोगों की मानसिकता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वही लैंगिक रूढ़िवादिता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें चुनौती देने के लिए जो कार्य और खेल उपथीम के साथ कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी तरह जुड़ती है वो विकल्प आपको ढूंढना है। तो पहला विकल्प क्या सही है? क्या दूसरा पढ़ लेते हैं, एक वृत्ता चित्र दिखाना जहां पुरुष अंतरिक्ष यात्री और महिला अंतरिक्ष यात्री एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है सही आंसर, लेकिन दो विकल्प और है, जो सबसे सटीक आंसर होगा उसी पे हमें टिक करना है। एक भूमिका खेल आयोजित करना जहां लड़के खाना पकाने सफाई की भूमिका निभाते हैं और लड़कियां मैकेनिक या पायलट की भूमिका निभाती है। कबड्डी के नियमों पर चर्चा करना और टीमों को लिंग के आधार पर अलग करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पर देखेंगे किसकी बात की जा रही, कक्षा शायद मैं 5 बोल दिया होगा, कक्षा 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कक्षा 4। अब इसमें जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? छोटे बच्चे होते हैं। अब उसे आप कैसे पढ़ाएंगे? ऐसा सीधा सीधा बात उनको बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनको दिमाग से ऊपर चली जाएगी, वो सीखेंगे नहीं। क्या करेंगे आप? उनको खेल खेल में सिखाएंगे। अब खेल खेल में क्या करेंगे कि जो लड़की है उसे तो आप खाना पकाने की जो भूमिका है वो नहीं देंगे, वो किसको दे देंगे? लड़के को दे देंगे। लड़के वहां पर खाना पकाएंगे और जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी के बारे में बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो मैकेनिक या फिर पायलट की भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर पता चलेगा जो बच्चा है या फिर बच्ची है कि लड़की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब कर सकती है, लड़के भी खाना पका सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी वाला कि एक भूमिका खेल यानी कि खेल रूप रोल प्ले अदा करेंगे, जिसमें जो लड़की हैं वो खाना पकाएंगे, साफ सफाई करेंगे और जो लड़कियां हैं वो मैकेनिक या फिर पायलट की भूमिका निभाएगी। तो ये सबसे अच्छी गतिविधि मानी जाएगी। तो तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यानी कि एक नाटक के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 7वां प्रश्न, एक शिक्षक एक छात्र से पूछता है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य कौन हैं? छात्र उत्तर देता है मेरी माँ, पिता, भाई, मेरा कुत्ता शेरू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जानवर और पौधे हैं उनको रखने का कारण ही यही है, जैसे कि हमारे आंगन का नीम का पेड़, ये अपने आप को एक परिवार मानता बच्चा है ना। ईवीएस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक को इस उत्तर पर कैसे प्रतिक्रिया देनी होगी? यदि एक शिक्षक एक छात्र से पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कौन है, तो देखिए यहाँ पर वो अपने माता पिता को भी बता रहा है, पिता को भी बता रहा है, भाई को भी बता रहा है, साथ में जो कुत्ता है जिसका नाम शेरू रखा है वो भी उसका परिवार का हिस्सा है, जो नीम का पेड़ है वो भी उसका परिवार का हिस्सा है। तो इसमें जो शिक्षक है वो किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा भैया, उसको क्या करना पड़ेगा, क्या उत्तर देना होगा? तो छात्र को सही करे कि कुत्ते और पेड़ इंसान नहीं होते इसलिए वो परिवार नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, परिवार और मित्र इसकी जो उपथीम मानने का कारण यही है कि बच्चे असल में जो आपका पर्यावरण है उसे आसानी से समझ सके, उससे कनेक्टिविटी कर सके, है ना। तो पहला वाला विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरा विकल्प है कि छात्र के समावेशी दृष्टिकोण की सराहना करे क्योंकि यहाँ परिवार एवं मित्र की समग्र थीम के अनुरूप है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। तीसरा और चौथा, हमेशा जल्दबाजी नहीं करना है, वैसे इसका आंसर बी ही होगा
लेकिन जैसे कि अभी छठा प्रश्न था, उसमें आपको लग रहा था कि भाई बी विकल्प हो सकता, लेकिन वहां विकल्प कौन सा सही था, मैं सी था शायद, है ना, तो सी। तो आपको चारों विकल्प पढ़ना, क्या मालूम इससे अच्छा विकल्प मिल जाए आपको। वनस्पति, कहीं कहीं लगता है ना कि चारों विकल्प हमें ठीक लग रहे हैं, तो चारों विकल्प ठीक है, लेकिन सबसे ठीक कौन सा है वो आपको वहां पर चयन करना होता है। तीसरा विकल्प, वनस्पति, जीव और मनुष्य के बीच जैविक अंतर समझाए, छात्र से परीक्षा के लिए केवल रक्त संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने को कहे। देखिए जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप, छात्र के समावेशी दृष्टिकोण की, आप जो छात्र है उसके जो समावेशी दृष्टिकोण है उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि ये क्या है, परिवार एवं मित्र की समग्र थीम है, यानी कि परिवार एवं मित्र के अंतर्गत ही ये आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो आ जाते हैं, जब पौधे और जानवर, संबंध, कार्य और खेल, सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं विश्नोई समाज का। विश्नोई समाज क्या करता है भैया, आपने देखा होगा, विश्नोई समाज के बारे में आपने सुना होगा, वो जो हिरण होती हैं और पेड़ होते हैं वो उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो अपने से अलग उनको नहीं समझते हैं, क्या करते हैं वो उनको परिवार का सदस्य समझते हैं। तो इससे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिश्ते, रिलेशन वैसे पढ़ाते समय एक शिक्षक समृक्त परिवारों पर चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा समृक्त संबंध को परिभाषित करता है। यहां पर देखिए समृक्त संबंध के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, चारों विकल्पों को पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर चार विकल्पों को नहीं पढ़ना चाहिए, आपको विकल्प की डायरेक्ट कर देना चाहिए, जो सही है। भाई मैं बिल्कुल कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं कम समय में ज्यादा प्रश्न देने की कोशिश करूं। लेकिन चार विकल्प पढ़ने का यह उद्देश्य होता है कि आपको पता चले कि, क्योंकि मैं यदि आंसर पर टिक कर दिया तो मुझे पता है 100% बच्चों में से 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि चारों विकल्पों पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आपको ध्यान देना तभी तो पता चलेगा कि इसमें से सही कौन सा है ना। तो चार विकल्प पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के विकल्प आते हैं, उसमें से हमें किस प्रकार से आंसर का चयन करना है। देखिए पहला विकल्प है विवाह द्वारा बने रिश्ते, जैसे कि पति और पत्नी, क्या समृक्त संबंध है क्या। गोद लेने से बने रिश्ते, ये तो नहीं हो सकता। साझा पूर्वज या रक्त द्वारा बने रिश्ते, जैसे कि भाई बहन और माता पिता। एक ही पड़ोस में रहने से बने रिश्ते, तो पड़ोसी में रहने वाले रिश्ते समरक्त वाले रिश्ते नहीं होते हैं। ज्यादातर बच्चे ए वाले विकल्प पे जाएंगे, तो ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जब पति पत्नी होते हैं, पति और पत्नी, और पति पत्नी कब बनते हैं, जब ये शादी करते हैं, तो पति का परिवार अलग होता है और पत्नी का परिवार अलग होता है, इसमें समरक्त संबंध नहीं होता है। जब इनकी शादी होती है और जब इनके बच्चे होते हैं, क्या होती है, जब इनकी शादी होती है, जब इनके बच्चे होते हैं, और वो बच्चे क्या कहलाते हैं, भाई और बहन कहलाते हैं, भाई भाई कहलाते हैं, बहन बहन कहलाती है। तो ये होता है समरक्त संबंध। क्या होता है, ये होता है समरक्त संबंध। भाई बहन हो गया, भाई भाई हो गया, बहन बहन हो गई। तो कहां पर लग रहा आपको, सी वाले विकल्प में, साझा पूर्वज या रक्त द्वारा बने रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका समरक्त संबंध हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ऑकबर्न और निमकोफ के अनुसार परिवार के कार्यों को वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से किस परिवार का स्नेहपूर्ण कार्य माना जाता है। देखिए यहाँ पर कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि विकल्प पढ़ते ही आंसर आ जाते हैं। स्नेहपूर्ण कार्य माना जाता है बच्चों का उत्पादन, प्रजनन, भोजन और आश्रय प्रदान करना, जिसमें आर्थिक और सुरक्षात्मक दोनों चीजें आ गई। भावनात्मक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना, रीति रिवाज और परंपरा द्वारा, जिसमें शैक्षिक और सांस्कृतिक दोनों चीजें आ गई। अब यहाँ पर बताना है कि सही आंसर क्या है। जल्दी से आपको भी बताना है, ऐसा नहीं है कि मैं भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर स्नेहपूर्ण कार्य के बारे में पूछा गया है, तो जहां पर स्नेह होगा वहां क्या हो जाएगा, भावनात्मक सुरक्षा हो जाएगी, यानी कि भावना की जो भावना है वो अपने आप आ जाएगी, वहीं पर स्नेहपूर्ण होता है, वहीं स्नेह होता है। तो भावनात्मक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना, जो तीसरा वाला विकल्प होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्नेहपूर्ण का मतलब क्या होता है, स्नेहपूर्ण कार्य यानी कि सदस्यों के बीच प्रेम, अपनेपन की भावना, है ना, यानी कि भावनात्मक जुड़ाव की यहाँ पर बात की जा रही। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा वाला हो जाएगा। यदि उदाहरण के तौर पर हम समझे, यदि उदाहरण में आपको बताऊं कि जब बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है या फिर दुखी होता है, तो माँ उसे क्या करती है, गले लगाती है ना, तो उसे गले लगाती है और कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ परिवार का क्या है भैया, स्नेहपूर्ण कार्य है ना। फीस भरना क्या है यहाँ पर, जैसे कि आर्थिक हो गया, यानी कि आर्थिक सुरक्षा हो गई, तो फीस भरने की बात होगी। तो यहाँ पर स्नेहपूर्ण की भावना हो गई, वो फेल हो गया बच्चा, लेकिन माँ ने जब गले लगा लिया और बोला कि कोई बात नहीं, फेल हो गया तो अगली बार देख लेना, तो ये क्या हो गया, स्नेहपूर्ण हो गया, स्नेहपूर्ण कार्य हो गया।
तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक शिक्षक पारंपरिक खेल मेला आयोजित करता है जहां बच्चे गिल्ली डंडा और स्टापू जैसे खेल खेलते हैं। इस गतिविधि में किस प्रक्रिया कौशल का मूल्यांकन होने की सबसे कम संभावना आपको बताना है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब खेल खेला जाता है या फिर ईवीएस पढ़ा जाता है तो 3 प्रकार की चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। करना, सहयोग करना और अवलोकन करना। डूइंग, कोलैबोरेशन और ऑब्जर्वेशन, है ना। इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब देखेंगे विकल्प के अनुसार क्या होगा भैया। सहयोग और टीम वर्क, बिल्कुल यहाँ पर सहयोग किया जा रहा है ना। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है उसकी संभावना दिख रही है, तो बिल्कुल सहयोग और टीम वर्क होता है। सबसे कम संभावना की बात की जा रही है तो इसमें सबसे कम संभावना ए वाला नहीं हो सकता। नियमों और विनियमों का पालन करना, इसे बाद में देखेंगे, पहले 2 विकल्प और देख लेते हैं। खेलों की ऐतिहासिक तिथियों को याद करना और शारीरिक समन्वय और अनुमान। बिल्कुल आपको अनुमान लगाना पड़ेगा भाई, गिल्ली डंडे को कैसे मारना, कितनी तेज मारना, कहां जाना है, ये सारी चीजें उसमें शारीरिक समन्वय भी होगा और अनुमान भी आपको लगाना होगा, है ना। ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। तो दोनों चीजें तो हट गई, अब ये दोनों बची हुई है। हम इसको देखते नियमों और विनियमों को पालन करना। बिल्कुल आप यदि कोई सा भी खेल खेल रहे, जरूर नहीं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कोई सा भी खेल खेल रहे हैं, उसमें नियम बिल्कुल आपको मानना होगा और उसका पालन करना होगा। उसके अनुसार आप खेलेंगे तो बिल्कुल खेल भावना होगी। तो बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। अब यहाँ पर तीसरा विकल्प देख लेते, खेलों की ऐतिहासिक तिथियों को याद करना। क्या आप कोई खेल खेलते जैसे गिल्ली डंडा हो गया या कोई और खेल हो गया, क्या उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे क्या कि भाई इसके खेल कब खेला गया था, इसकी तिथि क्या है। ये एक रटन विद्या हो गई। क्या हो जाएगी, ये रटन विद्या हो गई, यानी कि आपको रटन नहीं किसी भी चीज के बारे में, है ना, आपको खेल खेलना है। तो ये चीजें जो तीसरी सबसे कम इसकी संभावना होगी मूल्यांकन होने की, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। कोई सा भी आप खेलेंगे तो उसके बारे में पहले पढ़ के नहीं जाएंगे, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। रीना की मां एक सेना अधिकारी है और उसके पिता घर पर खाना पकाते हैं और घर संभालते हैं। उसकी दादी कहती है कि वहां उनकी संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ परिदृश्य परिवार थीम के संदर्भ में क्या दर्शाता है। आंसर आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ चीजें ऐसी होती है कि यहाँ पर दादी भी सही है और उनके जो घर में जो काम कर रहे हैं यानी कि माँ है ना, उसकी माँ भी सही है। ये पुराने ख्यालात की है और ये नए ख्यालात की। जो इन्होंने देखा ये उनकी बात करेगी, ये अभी जो देख रही है उनकी बात करेगी, है ना। तो हमें किसी प्रकार की कोई यहाँ पर थिंकिंग नहीं बनाना है। प्रश्न हम देखेंगे और आंसर देखेंगे, ठीक। यहाँ परिदृश्य परिवार थीम के संदर्भ में क्या दर्शाता है, एक खराब परिवार को दर्शाता है क्या, सामाजिक मूल्यों का पतन दर्शाता है क्या, बदलती लैंगिक भूमिकाएं और मूल्यों के अंतर पीढ़ीगत संघर्ष को दर्शाता है क्या, या फिर पश्चिमीकरण का नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है क्या होगा। देखिए ये एक पारंपरिक तौर पर हम समझे तो वो दादी है और आधुनिक युग की बात करें तो वो माँ है। दोनों अपनी जगह ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा वाला, यानी कि बदलती लैंगिक भूमिकाएं और मूल्यों में अंतर पीढ़ीगत संघर्ष है। यानी कि जो ये पीढ़ी थी ये समझती थी कि जो लड़की होती हैं वो सिर्फ खाना पकाने में, घर का काम करने में ही सक्षम होती है और यही उसको काम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी ये काम किया है तो वो उनकी ही मानसिकता वैसी रहेगी, है ना, जो उन्होंने किया है। लेकिन अब की जो आधुनिक पीढ़ी है जिसमें माँ है या फिर लड़कियां हैं, वो ये नहीं चाहती कि मैं सिर्फ घर का काम करूं, मैं बाहर निकलूं, मैं भी जॉब करूं, मैं भी पैसे कमाऊं, है ना, मैं भी अपने पति का हाथ बटाऊं। ये सारी चीजें वो सोचने में आती है और करती भी है आज की महिलाएं। तो ये अच्छी चीजें हैं, कोई गलत चीजें नहीं है। तो ये जो बदलती लैंगिक भूमिकाएं हैं और मूल्यों में अंतर पीढ़ीगत संघर्ष है, ये इस परिदृश्य परिवार थीम के संदर्भ को दर्शाता है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही होगा, इस प्रश्न के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, पौधे उपथीम में कौन सा प्रश्न जांच आधारित अधिगम को सबसे अच्छी तरह प्रोत्साहित करेगा। यहां पर देखिए आप सभी को पता पौधे क्या है, उपथीम इसमें जांच आधारित अधिगम की बात की जा रही है ना। को सबसे अच्छी तरह प्रोत्साहित कौन करेगा, जांच आधारित अधिगम का मतलब है, देखिए एक होता है आपका स्मरण, यानी कि रटकर जैसे प्रश्न जैसे पढ़ा और उसका आंसर आपके दिमाग में आ गया। जैसे कि तुलसी के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक स्मरण कर लेगा आदमी, रट लेगा, बच्चा रट लेगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जांच आधारित अधिगम यानी कि बच्चे को तर्क करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि भाई इसमें क्या पूछा गया और क्यों पूछा गया है। इस प्रकार का विकल्प कौन सा है ये देखना है।
तो तुलसी के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताओ। बिल्कुल वो स्मरण कर सकता, रट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गुलाब का चित्र वो बना सकता है, तो ये भी इसमें चला गया। भारत में पाए जाने वाले 5 औषधि पौधे की सूची, ये भी वो बना सकता है, स्मरण कर सकता है ना। लेकिन कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती, क्यों बदल जाती, यहां पर उसे सोचने पर मजबूर कर देगा। जो विकल्प सोचने पर जो विकल्प मजबूर कर देता है उसी को जांच आधारित अधिगम कह सकते हैं, और वो अच्छी तरह प्रोत्साहित करेगा। जैसे कैक्टस में पौधे की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है, तो बच्चा यहाँ पर सोच सकता है कि भैया शायद पानी बचाने के लिए हो जाएगा, या फिर जानवरों से बचने के लिए उसमें कांटे जैसी पत्तियां होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चा सोचेगा, उसको सोचने पर यहाँ पर मजबूर कर सकता है ये प्रश्न। तो इसे जांच आधारित अधिगम के अंतर्गत मानेंगे, एक प्रोत्साहित करेगा सबसे अच्छे तरीके से ये। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। एक छात्र सपेरे को देखता है और पूछता है क्या सांप टोकरी में खुश है। शिक्षक के लिए कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा होगा। आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सांप टोकरी में क्या खुश है, कोई भी होगा, ये सभी की थिंकिंग होती है कि भैया सांप को टोकरी में क्यों रखा जाता है, उसे कैद क्यों किया जाता है, उसे छोड़ क्यों नहीं दिया जाता, कि उसको जंगल में छोड़ देगा तो उसके हिसाब से जहां भी जाना होगा चला जाएगा, है ना। लेकिन टोकरी में यदि वो बंद है तो खुश नहीं हो सकता, यानी कि उसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना। यदि हम प्रश्न पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा क्यों। ऐसा तो नहीं है भाई सभी पकड़ते हैं, आपने देखा होगा सभी को पकड़ते को आपने देखा नहीं, वो कुछ ही होते हैं जैसे कि कालबेली, है ना, उनको जो एक तरह की ये जाति होती है इनकी, है ना, वही सांप को पकड़ती टोकरी में पकड़ के ले जाती है और सभी को बताती है, उससे उनका घर चलता है, रोजी रोटी चलती है उनकी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हैं, उनके हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सांप पकड़ लिया टोकरी में रख लिया, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर जाने, शेर, आपने सर्कस में देखा होगा, शेर, हाथी देखा होगा, है ना, और कई जानवर देखे होंगे। तो वो उनकी रोजी रोटी है ना। तो रोजी रोटी पे हर कोई काम करना चाह रहा है, यहाँ पर हर कोई काम करता है और अपनी रोजी रोटी करता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत नहीं लगेगा। तो विकल्प को देख लेते हैं हम। यहाँ पर विकल्प को देखने से पहले एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि एक छात्र सपेटे को देखता है और पूछता है क्या सांप टोकरी में खुश है। शिक्षक के लिए कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा होगा। छात्र से कहेंगे सांपों में कोई भावना नहीं होती, इस प्रकार से कहेंगे क्या आप भी यदि वहां शिक्षक होंगे तो ऐसा कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना। पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प समझाएंगे कि यहाँ सपेरे की आजीविका है और उसे हमें इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सही हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर भी हम तीसरा और चौथा विकल्प पढ़ेंगे। छात्र को स्वतंत्रता बनाम कैद और आजीविका व जानवरों की अन्यून श्रेयता की अवधारणाओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्र छोटा छात्र है, उसे इस प्रकार से आप नहीं कह सकते, या करेंगे भी तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। सपेरे के पास जाने के लिए छात्र को डांटेंगे, तो आप डांट नहीं सकते। विकल्प कौन सा बच गया आपके पास में, बी वाला। और ये बिल्कुल सही है कि समझाएंगे कि जो सपेरे होते हैं उनकी जो आजीविका है वो इसी पर चलती है, इसलिए हमें उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ठीक। ये आप इससे आप उनको समझा सकते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, काम के लिए बार बार प्रवास करने वाले परिवार जैसे निर्माण श्रमिक के बच्चों को अक्सर स्कूली शिक्षा में अंतराल का सामना करना पड़ता है। परिवार एवं मित्र के तहत ईवीएस पाठ्यक्रम इसे कैसे संबोधित करने का सुझाव देता है। आपने देखा होगा ये कि जो बेरोजगारी की समस्या है ना, बेरोजगारी वो सब जगह वो श्रमिक हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं श्रमिक ही बेरोजगार होते हैं, सभी बेरोजगार है। जो बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं अपना काम करेगा, वो श्रम कर लेगा या फिर कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा, या फिर दिन की जो दिहाड़ी होती है आपकी भाषा में या फिर अपनी भाषा में वो कर लेगा। तो ये यदि वहां पर गांव पे नहीं मिली, है ना, कहने का मतलब है जहां पर वो रहता है वो वहां पर नहीं मिली तो कहां जाएगा, शहर में जाएगा, जहां पर उसे ये श्रम वाली जो कंडीशन है, जहां पर उसे नौकरी मिलेगी यानी कि जहां पर उसको रोजगार मिलेगा वहां पर जाएगा, यानी कि वो पलायन होगा। जैसे कि आपका बिहार हो गया, बिहार में जो लोग होते बेचारे वो सबसे ज्यादा देखने को पलायन देखने को मिलते हैं, है ना। और भी कई राज्य है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इन लोगों के बीच में जो पिसता है वो कौन पिस जाता है, बेचारा बच्चा। जो बच्चा होता है जो छोटी कक्षा में होता है या फिर बड़ी कक्षा में होता है, वो आज यहाँ पर पहली क्लास उसने ज्वाइन की, फिर दूसरी क्लास कहीं और ज्वाइन कर ली, फिर तीसरी क्लास कहीं और ज्वाइन कर ली। तो ये जो चलता है उनका सिलसिला, ये उनके माता पिता के
हिसाब से चलता है, क्योंकि वो एक जगह नहीं रह सकते, उनको कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए, क्योंकि जब वो रोजगार करेंगे, जब वो पैसे कमाएंगे, तभी वो बच्चों की फीस भरेंगे, तभी वो उनको पढ़ा पाएंगे। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रवास करते रहते हैं, है ना, चाहे वो श्रमिक के तौर पर या कहीं रोजगार देखेंगे, वो रोजगार कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। पहला विकल्प देख लेते हैं, सुझाव दे कि वो पढ़ाई छोड़ दे और माता पिता की मदद करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल गलत हो गया। उनकी पृष्ठभूमि को अनदेखा करेंगे और उन्हें अन्य सभी की तरह माने, उनके अनुभवों को मान्य करने और अन्य छात्रों में सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए बदलती बस्तियों और जीवन यात्रा के आख्यानों को शामिल करेंगे, या फिर उन्हें अलग होमवर्क देंगे। क्या करेंगे? छोटा बच्चा है, उसी के अनुसार हमें आंसर देना होता है। अब यहां पर आप देखेंगे पर्यावरण के कक्षा 4 में, आप देखेंगे किसमें देखेंगे? पर्यावरण के कक्षा 4 में, है ना। वहां पर ये जो पाठ है वो दे रखा है ना, उस पाठ का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। उसमें इनकी बातें की गई है कि भैया यदि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसका समाधान क्या है, किस प्रकार बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, सारी चीजें उसमें दे रखी है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि उनके अनुभवों को मान्य करना चाहिए और अन्य छात्रों की सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए क्या है? बदलती बस्तियां, शायद उसका नाम ही यही है पाठ का, और जीवन यात्रा के आख्यानों को शामिल करना चाहिए। इनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए, कहने का मतलब है ना, उनको इनके बारे में बताना चाहिए। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, उनको उनके बारे में, यानी कि एक जीवन यात्रा, उनकी जीवन यात्रा भी उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप किसी और क्षेत्र से आए, किसी और शहर से आए, तो वहां पर पहले क्या था, क्या क्या आपने देखा। तो बच्चे उससे क्या है, थोड़ा सा सहानुभूति भी रखेंगे उस बच्चे से, उससे मित्रता कर लेंगे और घुल मिल जाएंगे उस बच्चे से, है ना। थोड़ा सा उसका भी ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, परिवार एवं मित्र थीम में बच्चे के विकास के लिए सहकर्मी संबंध, यानी कि जैसे मित्रता हो गया, का मुख्य लाभ क्या माना जाता है, यह आपको बताना है। क्या यह माता पिता पर बोझ कम करता है? क्या मित्रता नहीं करता है। यह आत्म पहचान के विकास में मदद करता है और परिवार से अलग भावात्मक समर्थन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे एक साथ अध्ययन करने, अच्छे अंक प्राप्त करें, या फिर यह बच्चा को प्रतिस्पर्धा करना और दूसरों को हराना सिखाता है। अब यहां पर बात यह होती है मित्रता की। मित्रता क्या है? जब माता पिता, आपको पता है 99% जो माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, है ना, पढ़े लिखे, खेलना कम जाए, है ना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ ना करे। तो ऐसा नहीं होता है, माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए, उसकी पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ में खेलना, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते, उसको डांटते रहते हैं, है ना। ये सारे माता पिता में होती है, एक में नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में क्या होता है? डर रहता है कि मैं ये बात बताऊंगा तो कहीं ना कहीं माता पिता गुस्सा ना हो जाए, है ना, कहीं मेरी पिटाई ना कर दे। उस स्थिति में कौन काम आता भैया? मित्र काम आता है। जब बच्चा बिल्कुल बेझिझक, बिंदास, किससे अपनी दिल की बात कह सकता है? मित्र से कह सकता है ना। तो ये मित्र वही मित्र है जो सारी समस्याओं को समाधान, यदि अच्छा मित्र आपको जीवन में मिल गया तो आपका सारी समाधान हो जाएगा। यदि आप गलत संगति में चले गए तो आपका भंडीवाड़ा हो जाएगा। तो मित्र ऐसा चुने, अच्छा चुने, कम चुने। एक मित्र भी यदि आप बनाएंगे जीवन में तो इसे ऐसा बनाए, एक मित्र को, कि वो आपके सुख दुख में सभी में शामिल हो, आपको एक अच्छे मार्गदर्शन करे आपका। और ऐसा नहीं मित्र, आपको ऐसा नहीं ढूंढना है कि आपका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दे ना। मित्र अच्छा ढूंढना चाहिए शुरू से। तो माता पिता कहीं ना कहीं एक डर के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं कह सकता है बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन की जो बात करेगा वो किससे करेगा? मित्र से करेगा, यानी कि भावात्मक समर्थन प्रदान करता है परिवार से अलग, है ना। तो क्या जाएगा यहाँ? आत्म पहचान के विकास में मदद करेगा। कुछ भी वो कह सकता है बच्चे मित्र से, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, आगे मैं ये करूंगा। वो सारी अपनी सारी चीजें जितनी भी मन में उसके हैं, यानी वो बोलना चाह रहा है, वो अपने मित्र से सारी चीजें वो कह सकता है ना। अपने माता पिता से वो कहीं ना कहीं नहीं कहेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लगता है, कहीं मुझे पीट ना दे या फिर मुझे डांट ना दे, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, वो अभिकथन और कारण से संबंधित है। अब इसे हम पढ़ेंगे और आंसर देखो कितनी जल्दी आता है। शेयरिंग के परिवार में, देखिए यहां पर यदि आप आंसर देना चाहते हैं तो पहले क्या करना होगा आपको? एनसीईआरटी की जो बुक है ना आपकी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनकी बुक आपको पढ़ना होगा, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो मैं तो वैसे यहां समझ ही दूंगा। यदि आपने पढ़ी होगी तो बिल्कुल आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि उसी में से ही ये सारे प्रश्न निकाले गए हैं। शेयरिंग के परिवार में हुआ
बदलाव, निम्मी के परिवार में बदलाव से अलग है क्या? निम्मी, अब कारण क्या है भैया? कारण कि निम्मी के यहाँ बदलाव जन्म के कारण हुआ है, जबकि शेरिंग के यहाँ पिताजी के तबादले के कारण हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक पाठ है ना कक्षा 4 में, ये उसी की बात की जा रही है। अब मैं बता ही देता हूं आपको ये कौन सा पाठ है। ये कक्षा 4 की अध्याय 9 में है, बदलते परिवार। हाँ, क्या है? बदलते परिवार, ये पाठ का नाम है भैया, है ना। और ये कक्षा 4 के अध्याय 9 में है ना। और वो जो बुक है लुकिंग अराउंड, आसपास, उसमें ये है ना। तो उसमें आप देखेंगे तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा और आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए, शेरिंग के परिवार में हुआ बदलाव निम्मी के परिवार में बदलाव से अलग है। अब क्यों अलग है? यहां पर देखिए, यदि आप उस पार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निम्मी के यहाँ जो बदलाव हुआ है वो जन्म के कारण हुआ। वहां पर एक बच्ची ने जन्म दिया है और निम्मी जो है वो अब बड़ी बहन बन गई है। क्या बन गई है? बड़ी बहन बन चुकी है। तो ये बदलाव तो हुआ है, किसके कारण हुआ है? जन्म के कारण हुआ है। और शेरिंग की हम बात करें तो ये पिताजी के तबादले के कारण उसका बदलाव हुआ है, ट्रांसफर उनका हुआ है। यदि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसका स्कूल क्या है? उसका स्कूल भी छूटेगा यानी कि वो करके जाएगा लेकिन दूसरे स्कूल में जाएगा, यानी कि यहां पर भी उसका ट्रांसफर हुआ है, यहां पर अभी बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अभिकथन जो है वो कारण से बिल्कुल मेल खाता है। इसकी वजह से क्या है आपका? ये अभिकथन ए और कारण दोनों सही। तो क्या आ जाएगा आपका सही आंसर? ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, यदि आपने पाठ पढ़ा बिल्कुल आप आंसर सही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, सितम्मा का परिवार कक्षा 3 एक बहुत बड़े घर में रहता है जहां दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब साथ रहते हैं। यहाँ कैसा परिवार है? सभी को पता है, जहां पर दादा दादी, चाचा चाची और सब साथ में मिलकर रहते हैं, जो बड़ा परिवार होता है। यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस परिवार को क्या कहते हैं भैया? संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तारा अपनी मीनाक्षी अम्मा के साथ रहती है जिन्होंने उसे जन्म नहीं दिया है बल्कि गोद लिया है। यहां क्या सिखाता है? जो मीनाक्षी है उसको, सॉरी, तारा जो है वो मीनाक्षी जो अम्मा है उन्होंने गोद लिया है, वो उनकी खुद की बेटी नहीं है। तो ये क्या सिखाता भैया? परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से बनता है क्या? नहीं, परिवार खून के रिश्तों से बनता है लेकिन विकल्प के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार नहीं बनता है। परिवार प्यार और देखभाल से बनता है। गोद लेना गलत है या फिर एकल परिवार सबसे अच्छा? गोद लेना गलत नहीं है, ये कानूनी एक प्रोसेस होती है, उसके तहत आप गोद ले सकते हैं बच्चे, कोई गलत नहीं है। एकल परिवार सबसे अच्छा परिवार नहीं माना जाता है ना। यहां पर सही आंसर क्या होगा? विकल्प के अनुसार हमें देखना, परिवार प्यार और देखभाल से बनता है, यहां पर स्नेह होना चाहिए। स्नेह यदि नहीं है तो चाहे वो खून का रिश्ता हो या फिर ना हो, है ना, वो परिवार नहीं होता है। वो एक तरह का इस प्रकार के समझिए कि एक तरह का काम चलता रहता है कि भाई ट्रेन के जो 2 पहिए होते हैं उनको देखा आपने, चलना साथ में ही है, भले ही उनके कितना झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलना साथ में, यानी कि आपका जीवन गुजारना, बस बात खत्म हो गई। तो हमें ऐसा परिवार नहीं बनाना है, हमें स्नेह रखना है और स्नेह के साथ ही चलना है। तो परिवार में यदि प्यार और देखभाल होती है तो उसी परिवार कहा जाता है और उसी में आनंद आता है रहने में, है ना। तो बी वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से यहां पर देखिए अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, वो हम दोनों पढ़ेंगे। अगर पिता को पोलियो है तो बच्चे को जन्म से पोलियो नहीं होगा। क्या अभिकथन आपका सही है? तो आप देखेंगे पोलियो क्या है, तो पोलियो एक बीमारी है, सभी को पता है। अब ये कैसी बीमारी है? तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कैसे? एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो बच्चे के जन्म में से पोलियो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि पिता को पोलियो है तो जरूरी नहीं कि बच्चे को भी पोलियो हो। तो ये जो पहला अभिकथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कारण देख लेते हैं। पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, यह माता पिता के जिन से बच्चों में नहीं जाती। तो आप देखेंगे पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिल्कुल है। यह माता पिता के जिन्स, है ना, से बच्चों में नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। तो आपका जो कारण है वो भी क्या है? सॉरी, बिल्कुल सही है। यहां पर यह दिया जाता है कि पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है और माता पिता के जिनमें बच्चों से चली जाती। जैसे कि बीमारी का नाम मैं आपको बता दूं, शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। और जिस माता पिता के जिन्स में शुगर की, जैसे कि जिस माता पिता को शुगर है तो बच्चे को होगी, जन्म से नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी।
है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे तो कहीं सोचने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अभिकथन और कारण बिल्कुल सही होगा, है ना। तो ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार आपको बताना है ना। सभी को बताया, सरल सा प्रश्न है। ध्यान आपको बिल्कुल ये देना है कि पहले क्या पूछा गया, पहले लड़कियों की पूछी गई फिर लड़कों की पूछी गई। कभी कभी जल्दबाजी में ये उल्टा हो जाता है ना। जैसे कि लड़कियों की आपको सभी को पता है यहाँ पर 18 वर्ष है, लड़कों की आपको 21 वर्ष है, दिख भी रहा है 18 और 21। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, 21 और 18 लगा देते हैं ना जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है, डायरेक्ट आया और ठोक दिया, ये नहीं देखा कि भाई पहले क्या दे रखा है। तो ये भी देखना जरूरी है, हर प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला, ना कि डी वाला। ठीक, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, केरल में वलियम्मा किसे कहते हैं भैया? एक पाठ है, याद हो तो आपको, उसके हिसाब से ये पूछा गया है। 3 से 5 की जो आपके एनसीईआरटी बुक है पर्यावरण की, उसमें ये पाठ है। तो केरल में वलियम्मा किसे कहते हैं? नानी को, खाजा का चाची को, माँ की बड़ी बहन जिसे मौसी कहते हैं, बड़ी मौसी उसे, या फिर दादी को। तो केरल में वलियम्मा, और ये पूछा भी गया सीटेट एग्जाम में, है ना। तो याद रखिएगा, केरल में जो वलियम्मा है वो बड़ी मौसी को कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो माँ को क्या कहा जाता भैया? तो याद रखिएगा, माँ को कहा जाता अम्मा। ये मैं केरल की बता रहा हूं, है ना। और भाषा कौन सी होगी? मलयालम भाषा होगी। मलयालम भाषा में माँ को क्या कहा जाता है? अम्मा। और माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाती थी। पिता की पूछ ले भैया, पिता को क्या कहा जाता है? तो पिता को कहा जाता अचन। क्या कहा जाता है? अचन कहा जाता है। भाई की पूछ ले, भाई को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता सहेधरण। क्या कहा जाता है? सहेधरण कहा जाता है। बड़ा भाई का पूछ ले, यहां पर मैं सिर्फ लिख देता हूं, चलो ठीक है, बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी, है ना। बड़ा भाई का पूछ ले कि बड़ा भाई को क्या कहा जाता है? तो बड़ा भाई को कहा जाता है आपका चेता। क्या कहा जाता है? चेतः कहा जाता है, हाँ लिखा हुआ है ना। और छोटे भाई को क्या कहा जाता है? छोटे भाई को, तो छोटे भाई को कहा जाता है उनियन। क्या कहा जाता है? उनियन। और छोटी भाई, अब मैं बोल देता हूं ना, मुंह से लिखूंगा, काफी आपका समय चला जाएगा। यदि पूछ ले बहन को, तो बहन को कहा जाता है सहोदरी। यदि आप लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, बहन को कहा जाता है सहोदरी। बड़ी बहन को कहा जाता है चेची। छोटी बहन को कहा जाता है अनितेती। और पिता का जो छोटा भाई होता है उसे चितप्पन कहा जाता है। छोटे पिता का छोटा भाई चितप्पन। और पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसे कुजम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुजम्मा कहा जाता है। तो ये मलयालम भाषा में जो नाम दिए हुए, केरल में जो कहा जाता है माँ को, पिता, भाई बहन, बड़े भाई, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीपाली को स्कूल छोड़कर घर का काम करना पड़ता है जबकि उसके भाई खेलते हैं, यहाँ क्या दर्शाता है? देखिए, जो दीपाली है वो स्कूल उसने छोड़ दिया है, यानी कि उसको स्कूल छोड़ कर दिया, छुड़वा दिया गया है, और वो घर का काम कर रही है, और जो वहां भाई है उसका वो खेल रहा है, स्कूल वगैरह सब जा रहा है। तो किसको दर्शा रहा है? सरल सा प्रश्न है, किसको दर्शाएगा? ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि ये सरल सा प्रश्न था। तो तोताराम अपने पिता के साथ मुंबई क्यों आया था भैया? घूमने आया था क्या? पढ़ाई और कमाई के लिए आया था? नानी के घर आया था? या फिर इलाज के लिए आया था? किस लिए आया था? तो याद रखिएगा, जो तोताराम है अपने पिता के साथ मुंबई क्यों आया था भैया? पढ़ाई और कमाई के लिए आया था। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। गांव छोड़ने पर मजबूर कर देती बेरोजगारी, है ना। उसे कहीं भी जाना पसंद है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को पालना है, उसे पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, अगर दो जुड़वा बहनें अलग अलग माहौल में पले तो उनमें क्या अलग हो सकता है? जो दो जुड़वा बहनें देखने में सेम है, यदि उनको एक को अमेरिका भेज दिया, है ना, और एक भारत में रही, दोनों जुड़वा बहनें, है ना, सेम है दोनों, तो इनमें क्या अंतर होगा? ये पूछा गया भैया। आंखों का रंग हो जाएगा अंतर, क्या उसका? भाषा और खान पान का, नाक की बनावट है, फिर माता पिता। सरल सा प्रश्न है। यदि वो अमेरिका में रहेगी तो उसकी भाषा चेंज हो जाएगी, भारत में रहेगी तो इसकी भाषा चेंज हो जाएगी, तो वहां का भाषा और खान पान अलग हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा परिवार का भावात्मक कार्य है? भावात्मक कार्य कौन सा? पैसा कमाना नहीं, ये आर्थिक कार्य हो जाएगा। घर खरीदना, ये भी आर्थिक हो जाएगा। स्कूल भेजना, प्यार और सुरक्षा देना, है ना। सिंपल सा प्रश्न है, भावात्मक, इमोशनल पूछा गया, वो कार्य क्या हो जाएगा? प्यार और सुरक्षा देना।
तीसरा, कर्णम मलेश्वरी के बारे में सही कथन आपको चुनना है। देखिए, कर्णम मलेश्वरी के बारे में आपको बताना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीटेट वालों को काफी अच्छे लगते हैं, और ये प्रश्न ऐसे ही हुए कि काफी बार ये पूछे गए सीटेट एग्जाम में। कभी कूट में पूछ लिए जाते हैं, कभी इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। कूट का मतलब है 4 विकल्प दे देंगे, उसके बाद कूट में आपसे पूछेंगे कि इसमें से कर्णम मलेश्वरी के बारे में क्या सही है। 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस प्रकार से पूछे ही जाते हैं। तो इनके बारे में सारी जानकारी दूंगा, जो इंपोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। तो कर्णम मलेश्वरी के बारे में यहाँ पर सही कथन पहले देख लेते हैं क्या होगा। क्या ये कर्नाटक की थी, क्या ये वेट लिफ्टर और आंध्र प्रदेश की थी, उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, या फिर वहां क्रिकेट खेलती है। तो देखिए, वो कर्नाटक की नहीं थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको किसी प्रकार का मेडल नहीं मिला। तीसरा वाला गलत है, और वो क्रिकेट नहीं खेलती थी। वो क्या थी, एक वेट लिफ्टर थी। और कहाँ के रहने वाली थी भैया, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। अब साथ में आपको पता होना चाहिए इनके जन्म के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1 जून 1975। कब हुआ था, 1 जून 1975 को। अब आंध्र प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए श्री काकुलम में हुआ था। कहां पर हुआ था, श्री काकुलम में। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इन्होंने कब वेट लिफ्टर शुरू किया था, वजन उठाना कब शुरू किया था, तो 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। और अभी तक कितना वजन उठा चुकी है, तो याद रखिएगा 130 किलोग्राम वजन अभी तक ये उठा चुकी है। ये इंपोर्टेंट है, कूट में ये पूछा जाता है। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक इनके द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा हुई है उसमें कितने पदक जीते हैं, तो लगभग 29 पदक अभी तक ये जीत चुकी हैं। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें है ना, मैं जैसे कि आंसर आपको बता दे, बी वाला है। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई है उनको भी आपको याद कर लेना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कबड्डी में आउट खिलाड़ी वापस कब आता है। यहाँ कहने का मतलब है कि यदि कोई कबड्डी वाला जो खिलाड़ी होता है वो आउट हो गया, तो उसको वापस लाना है ना, पाली में अपने वापस लाना है, तो कैसे होगा। तो आपने देखा होगा कि यदि कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो यदि उसको लाना है, तो जो अपोजिट साइड की टीम होती है, इस वाली अपोजिट साइड की टीम, उसमें से किसी एक खिलाड़ी को आउट करना होता है, यानी कि मारना होता है ना, अपनी भाषा में यदि हम कहें तो यदि वो आउट कर देता है, तो जो हमारी जो टीम है ये वाली, इसमें वो खिलाड़ी वापस आ जाता है। तो उस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, जब मैच खत्म होता है, ऐसा नहीं होता जब हम माफी मांगता, ये कभी नहीं। ये होगा आपका सही आंसर कि जब उनकी टीम कोई अंक बनाती है। और अंक कब बनाती है, जब वो किसी को खिलाड़ी को आउट कर देती, मार देती है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पोचमपल्ली बुनाई किस राज्य के लिए प्रसिद्ध, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न भैया पोचमपल्ली के बारे में। वहां पर साड़ियां बनाई जाती है, आपको पता होगा साड़ियों के बारे में। तो ये कहां पर बनाई जाती है, किस राज्य, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कश्मीर है, तेलंगाना, पंजाब या फिर गुजरात है। तो पोचमपल्ली के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये तेलंगाना है ना। कहां पर है, ये तेलंगाना में है, और यहाँ पर प्रसिद्ध साड़ियां बनाई जाती है जिसका नाम है पोचमपल्ली है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम में टॉयलेट साफ करने का काम कौन करता था। जो गांधी जी का आश्रम है उसमें टॉयलेट साफ की जाती थी, तो वो जो काम है कौन करता था। केवल जो सफाई कर्मी होते थे वो करते थे, मेहमान और आश्रम के सभी लोग और खुद करते थे, कोई नहीं, या फिर मशीनें, कौन करता था। सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखिए, गांधी जी का मानना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना, इसलिए सबको अपना टॉयलेट खुद साफ करना पड़ता था। तो यहाँ पर जो मेहमान हो या फिर जो आश्रम के जो सभी लोग हैं, और वो स्वयं खुद भी टॉयलेट का साफ करते थे। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफसाना मंसूरी को बास्केटबॉल खेलने से क्यों रोका गया था। क्योंकि वहां बीमार थी, क्योंकि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, उसके पास जूते नहीं थे, या फिर उसे पढ़ना नहीं आता था। यहाँ पर देखो विकल्पों के आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अफसाना मंसूरी को बास्केटबॉल खेलने से क्यों रोका गया, तो ये रोका गया क्योंकि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती। ये एक मानसिकता थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कहां पर चला गया भैया, ये प्रश्न लैंगिक रूढ़िवादिता पे चला गया है ना। इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी वाला हो गया। समाज की सोच थी कि खेल सिर्फ लड़कों के लिए होता है, अफसाना यानी कि जो लड़कियां होती है उनके लिए नहीं होता। उनके लिए क्या होता है, घर के साफ सफाई, घर के कामकाज करना होता है। ये मानसिकता बन गई थी लोगों की है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम की झूम खेती में खरपतवार का क्या करते हैं। जो खरपतवार होता है, झूम खेती के बारे में सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। और झूम खेती के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम में। झूम खेती काफी प्यारी लगती है उनको, काफी बार ये पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, झूम खेती कहाँ पर होती है, मिजोरम में होती है। तो खरपतवार का क्या करते हैं, वो उखाड़ कर फेंक देते हैं, काटते हैं और जला देते हैं, खाद बनाते हैं, या फिर उन्हें पालते हैं।
तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता है। वो काटते हैं और वहीं पर जला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, इससे खाद बन जाता है और उनको वहां पर कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलता है। साथ में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भाई झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए और ये पूछा भी गया है ना। स्लेश एंड बर्न, स्लेश एंड बर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ में कर्तन दहन, कर्तन ये ना लिखा हुआ है ना, कर्तन दहन के नाम से भी इसे जाना जाता है झूम खेती को। तो यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सरल सा प्रश्न है। बर्तन को पकाता है क्या? वो मिट्टी को खोदता और तैयार करता, रंग करना या फिर बेचना? तो सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि यदि मिट्टी के बर्तन बनाना है कुम्हार को, तो मिट्टी को खोदेगा और फिर उसे तैयार करेगा, है ना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि खेल में टीम स्पिरिट का क्या मतलब है? क्या मतलब भैया? सिर्फ खुद के लिए खेलना होता है, अपनी टीम के साथियों की गलती पर डांटना, मिलजुल कर खेलना और एक दूसरे की मदद करना या फिर हारने पर रोकना, क्या होता है? तो यहां पर देखिए सरल सा प्रश्न है। यदि आप देखेंगे तो खेल में जो टीम स्पिरिट का मतलब होता है वो मिलजुल कर खेलना और एक दूसरे की मदद करना होता है ना। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा खेल घर के अंदर नहीं खेला जाता? वो उस खेल के बारे में आपको बताना है जो घर के यानी कि इंडोर गेम कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। लूडो, शतरंज, घर घर या फिर गिल्ली डंडा? तो यहां पर आप देखेंगे तो गिल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जो कि घर के अंदर नहीं खेला जाता, बाकी सब घर के अंदर खेले जाते हैं। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अनीता कुशवाहा ने मधुमक्खी पालन क्यों शुरू किया? अनीता कुशवाहा, यहाँ पर कुशवाहा लिखा हुआ है ना। अनीता कुशवाहा के बारे में तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने एनसीईआरटी 3rd 4th 5th पढ़ी होगी तो उसमें कक्षा 4 में एक पाठ है 5, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खी। उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अनीता कुशवाहा जी को गर्ल स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये कहाँ की रहने वाली थी भैया? याद रखिएगा, ये बिहार की रहने वाली थी। जब ये पढ़ाई करती थी, जब इनके पास फीस भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इनके द्वारा ट्यूशन वगैरह पढ़ाई गई, उससे कुछ पैसे मिले और घर से कुछ पैसे इकट्ठा करके इन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। और उसमें से जो पैसे बचते थे उनसे ये अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी, यानी कि अपनी फीस भरती थी। तो यदि यहाँ पर सीधा सीधा पूछे कि अनीता कुशवाहा ने मधुमक्खी पालन क्यों शुरू किया, तो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए किया। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज वो बड़े पैमाने पे करती मधुमक्खी पालन, है ना। अगला प्रश्न है, ये अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया हुआ है। स्लोथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। अब सिंपल सी बात है और सरल सा प्रश्न है। तो आप स्लोथ के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल इसको सही आप कर सकते हैं। देखिए स्लोथ भालू जैसा दिखाई देता है पर भालू नहीं होता, बिल्कुल सही, यानी कि आपका जो अभिकथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं कि आप दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता, बिल्कुल सोता है। कितने घंटे सोता है ये? 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। तो यहां पर आप अभिकथन और कारण देखेंगे तो दोनों क्या है भैया? सही है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर लिख दिया मैंने, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की क्या है? सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कुछ बातें मैं स्लोथ के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे आलसी जीव होता दुनिया का। यदि दुनिया का सबसे आलसी जीव पूछे तो स्लोथ के बारे में बता दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने घंटे सोता भैया? लगभग 17 घंटे सोता है ना। और ये क्या खाता है? ये पत्तियां खाकर ही अपना जीवन यापन करता है और लगभग अपने जीवन काल में मात्र 8 पेड़ पर ही ये रहता है। और इसके जीवन काल कितना होता है, यानी कितने वर्ष तक जीता है? 40 वर्ष तक। 40 वर्ष में ये मात्र 8 पेड़ ही बदलता है और मात्र एक सप्ताह में ये नीचे उतरता, सोच के लिए, यानी कि एक सप्ताह में ये नीचे उतरता है। इसकी उम्र पूछे तो 40 वर्ष से है और ये लगभग अपने जीवन काल में कितने पेड़ की पत्तियां खाता है? तो 8 पेड़ की पत्तियां खाता है। यदि एक पेड़ से पत्तियां खत्म हो गई तो वहीं जो बगल में पेड़ लगा है वहीं पर चढ़ जाता है और उसी पे खाता रहता है, यानी कि बहुत आलसी जीव है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बाघ अपनी मूंछों का इस्तेमाल किस लिए करता है भैया? सुंदर दिखने के लिए करता है, हवा में हुए कंपन को भापने और शिकार का पता लगाने में करता है, दूसरे बाघों को डराने के लिए या फिर ठंड से बचने के लिए? किस लिए करता भैया बाघ? सरल सा प्रश्न है। 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा कि जो बाघ है
वो हवा में हुए कंपन को भापने और शिकार का पता लगाने के लिए अपनी मूंछों का इस्तेमाल करता है। कुछ चीजें मैं बाघ के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि कूट में सबसे ज्यादा प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी अभी कतरों कारण के भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बाघ के बारे में आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो वो कौन है भैया, ये पता होना चाहिए, पता भी होगा मेरे हिसाब से कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है ना। और भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं यदि ये पूछ ले तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघ भारत में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक, ये आपको पता होगा। और बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती है, यदि कूट में विकल्प दे तो आपको पता होना चाहिए। यदि इसकी उम्र की बात करें कि बाघ की उम्र कितनी होती है लगभग, तो याद रखिएगा 26 साल होती है। लगभग कितनी साल होती है भैया, 26 साल होती है। और ये अपने इलाके का जो निर्धारण है वो कैसे करते हैं, तो वही मूत्र के माध्यम से करते हैं ना, यानी कि उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, तो उस वजह से वो अपने जो इलाका है उसका निर्धारण कर लेते हैं। और बाघ कैसे रहते हैं, तो याद रखिएगा बाघ समूह में रहना पसंद करते हैं। कैसे रहते हैं, बाघ समूह में रहते हैं। और एक समूह में लगभग कितने बाघ रहते हैं यदि आपसे पूछा जाए, लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। कितने, 10 से 12 बाघों का समूह होता है। और इसका नेतृत्व कौन करती है, जो सबसे ज्यादा पूछा गया सीटेट एग्जाम में, तो याद रखिएगा बाघिन करती है। कौन करती है, इसका नेतृत्व समूह का बाघिन करती है। और बाघ को बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपना समूह को छोड़ देते हैं, यानी जो समूह बना हुआ है इससे अलग यदि बाघ को जाना है तो लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र में छोड़ देते हैं अपना समूह। ये याद रखिएगा, सारी जानकारी अच्छी है और सीटेट एग्जाम में पूछ जाती है, इसलिए मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। यदि जन्म के समय बाघ के बच्चे का वजन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। कितना, 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है बाघ का बच्चा। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। साथ में एक और चीजें आपको समझना है कि यदि बाघ दहाड़ता है तो लगभग कितने किलोमीटर तक उसकी जो दहाड़ना है वो सुनाई देता है, तो लगभग 3 किलोमीटर। कितना, लगभग 3 किलोमीटर। यदि हाथी दहाड़ता है ना तो लगभग 8 किलोमीटर तक सुनाई देता है, लेकिन बाघ का पूछे तो 3 किलोमीटर आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर विकल्प में दे रखा है, बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। ये चीजें आपको सब समझ में आ रही धीरे धीरे। और बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है। जो पत्तियों में हिलने का कारण है वो किसी जीव के कारण है या फिर ये हवा से हिल रही है, सारी चीजें वो अपने जो मूंछ है उसके माध्यम से वो पता लगा लेता है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। शायद मैं आपको बताना भूल गया कि बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से कितना गुना देख सकता है, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, तो याद रखिएगा 6 गुना। जो मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है बाघ, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी मैंने दे दी है, वो आपको एक एक करके या तो कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर यहीं पर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, आंसर मैं बता चुका हूं आपको, हाँ बी वाला। अगला प्रश्न है आपका, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया और इनके बारे में आपको हाथी के बारे में भी सारी जानकारी दे देता हूँ। ये सबसे बड़ा नर हाथी होता है कि नहीं होता, सबसे छोटा बच्चा नहीं होता, कोई नहीं यहाँ पर होता, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ये याद रखिएगा, हाथी नहीं होता है। जैसे कि बाघ की बाघिन होती है वैसे हाथी की हथिनी होती है ना, यानी कि फीमेल होती है हाथियों के झुंड का मुखिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो स्थल मंडल में यदि पूछे कि स्थल मंडल में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो वो है हाथी। कौन है भैया, हाथी। ये आपको सभी को पता है ना। और हाथी की आयु कितनी होती है, तो हाथी की आयु पूछे तो वो होती है 70 साल। कितनी होती भैया, 70 साल होती है लगभग। और हाथी कैसा होता है सभी को पता है, काले रंग का होता है, इसलिए इनको क्या होता है भैया, गर्मी अधिक लगती है। यदि इनके दिमाग के बारे में पूछे तो इनका दिमाग क्या होता है भैया, काफी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। कितना होता भैया, 5.5 किलो का होता है, 5.5 किलो का। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। आगे यदि आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, यदि पूछे कि हाथी सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। जैसा कि हाथी समूह में रहते हैं, है ना, और उनकी मुखिया कौन होती है, बुजुर्ग हथनी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और हाथी के नर बच्चे, जैसे कि यहाँ पर हमने बाघ के बारे में देखा था कि 3 से 4 वर्ष की उम्र में वो अपना जो समूह है वो छोड़ देते हैं, वैसे ही हाथी भी अपना समूह को छोड़ देते हैं। ये कितने वर्षों में छोड़ते हैं, तो याद रखिएगा ये 14 से 15 वर्ष के बाद समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितनी पत्तियां खा लेता भैया, तो ये पता होना चाहिए। तो 100 किलोग्राम, लगभग कितना, 100 किलोग्राम
जो एक स्वस्थ हाथी है वो इतना दिन भर में जो पत्तियां खा लेता है, साथ में जो छाल या घास फूस होता है, ये सारी चीजें वो खा लेता है, क्योंकि जो हाथी होता है वो कैसा होता है भैया, शाकाहारी होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हाथी कैसा होता है, काले रंग का होता है, उसको गर्मी अधिक लगती है, इसलिए आपने देखा होगा हाथी कीचड़ में या फिर जल में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक, और हाथी के गर्भकाल के बारे में पूछे कि सर्वाधिक लगभग कितने माह का होता है, तो 22 माह का होता है इनका गर्भकाल। कितना होता है, 22 माह का होता है। एक और चीज यदि आपसे पूछे कि ये जो हाथी होते हैं वो कहां के राज्य पशु होते हैं, राज्य पशु के बारे में पूछे तो याद रखिएगा 3 राज्य हैं ऐसे। कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं। पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक जहां पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, कर्नाटक, और तीसरा झारखंड। याद रखिएगा इन तीनों राज्यों में जो हाथी हो क्या है, राज्य पशु है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिन भर में कितना सोता है हाथी, यदि ये पूछ ले तो मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है, मात्र 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। और किससे डरता है भैया हाथी, सभी को पता है, सरल सा है ये, मधुमक्खियों से डर लगता है हाथी को। किससे, मधुमक्खियों से डर लगता है। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और साथ में यदि आपसे ये पूछ ले कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है भैया, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है, कौवा है, शकरखोरा है, दर्जन चिड़िया है या फिर कबूतर है। सरल सा प्रश्न है, अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर घोंसला कौन बनाता भैया, दर्जन चिड़िया बनाता है। दर्जन से आप यहाँ पर दर्जी याद रख लीजिएगा, क्योंकि दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलता है और ये पत्तों को सिलता है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दर्जन चिड़िया कहा जाता है। साथ में कौवा का घोंसला कैसा होता है, शकरखोरा का, कबूतर का, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम कौवा की बात करें तो ये अपना घोंसला जो है पेड़ की ऊंची डाल पर, याद रखिएगा पेड़ की ऊंची डाल पर कौन अपना घोंसला बनाता है, कौवा बनाता है। इनके घोंसले में क्या क्या देखने को मिलता है भैया, तो लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का भी ये प्रयोग करता है अपने घोंसलों के लिए। शकरखोरा की हम बात करें तो शकरखोरा जो अपना घोंसला है वो छोटे पेड़ या जो झाड़ियों की डाली होती है उस पर ही अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा भैया, बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े, यहाँ तक कि जो मकड़ी के जाले होते हैं उसका भी ये अपने जो घोंसला है उसमें प्रयोग करता है। कबूतर की हम बात करें, कबूतर के बारे में आप सभी को पता होगा और आपने देखा भी होगा, इनके जो घोंसले होते हैं वो ज्यादातर आपको पुराने मकानों में और खंडर में देखने को मिलते हैं कबूतर के। ठीक, इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। 2 और पक्षियों के बारे में आपको बताऊंगा, एक होता है फाख्ता और एक होता है वीवर। इन दोनों के बारे में भी काफी बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, और यदि आगे पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो फाख्ता पक्षी क्या होता है भैया, इसका जो घोंसला होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, तो वो हो जाएगा आपका फाख्ता। वीवर पक्षी, इसके बारे में भी पूछा गया है हाल ही में कि भैया वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाता है और कई घोंसले बनाता है, और वो बनाता कौन है, नर पक्षी बनाता है, यानी कि नर वीवर पक्षी बनाता है। और उसमें से चुनने का काम किसका होता है भैया, मादा का होता है, यानी कि वो बहुत सारे घोंसले बनाता है नर पक्षी, और उसमें से एक घोंसला का चयन कौन करती, मादा, और उसी में वो अपने अंडे देती है, उसी घोंसले को चुनती है और उसी में ही अंडे देती है। इस प्रकार का जो घोंसला बनाता है वो कौन बनाता है, वीवर पक्षी बनाता है। याद रखिएगा, लालटेन जैसा इनका घोंसला होता है, और आपने देखा होगा तो एक पेड़ पर कई घोंसले होते हैं, और वो कई घोंसलों में एक का ही चयन करती है मादा नर वीवर पक्षी, जिसमें वो अपना अंडा देती है। ठीक, तो ये हो गया आपका फाख्ता और ये हो गया वीवर, दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे ढूंढता है, आवाज लगाकर, उसकी गंध से, कई किलोमीटर दूर से, देखकर, या फिर मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन से तो कैसे ढूंढेगा भैया, कैसे ढूंढेगा, उसकी गंध से, है ना, उसकी गंध से वो कई किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेता है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े के बारे में हम बात करें तो भैया रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है भैया, सेरीकल्चर कहा जाता है। और रेशम की जो कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। यदि सीधा सीधा पूछे कि जो रेशम के कीड़े हैं वो किस पर पाले जाते हैं, तो शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर पाला जाता है। और रेशम कितने प्रकार का होता है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो रेशम है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। एक होता है टसर, दूसरा होता है मूंगा,
तीसरा होता है एरी और चौथा होता है कोशा। याद रखिएगा, यदि पूछे आपसे कि रेशम कितने प्रकार का होता है तो 4 प्रकार का, टसर, मूंगा, एरी और कोसा। ठीक। और भारत में जो सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन करते हैं वो कहां पर करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में करते हैं। कहां पर करते हैं भैया, जम्मू कश्मीर में करते हैं। साथ में जम्मू कश्मीर के साथ साथ में आपका लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में भी इसका पालन किया जाता है। और यदि यहाँ पर बात करें कि रेशम साड़ी, जैसे कि हमने बात करी थी पोचमपल्ली की, वो रेशम से ही बनाई जाती है, रेशम की साड़ी होती है जिसका नाम पोचमपल्ली है एवं कलमकरी, है ना, वो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। और ये किससे बनाई जाती है, रेशम के जो धागे होते हैं, कह सकते हैं कि रेशम की साड़ी होती है। दो नाम याद रख लीजिएगा, पोचमपल्ली और कलमकरी। कहां पर बनते हैं, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सपेरे सांपों को किसमें रखते हैं, सरल सा प्रश्न है। लोहे के पिंजरे में, बांस की टोकरी में, प्लास्टिक के डिब्बे में या फिर अपनी जेब में। तो सपेरे कहां पर रखते हैं और कौन से सपेरे भैया, कालबेलिया, एक तरह की प्रजाति होती है कालबेलिया, है ना। यही सपेरे को, जो सांपों को रखती है और किस में रखती है, बांस की टोकरी में रखती है। अब यहाँ पर सांप की बात कर ही रहे हैं तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि भैया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कालबेलिया सपेरे सांपों को बांस की बनी टोकरिया में रखते हैं। और सांप की बात यहाँ पर हम करें तो भारत में जो जहरीले सांप होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जहरीले सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं भारत में, मात्र 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें पहला है नाग। कौन सा भैया, नाग, जिसे किंग कोबरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, किंग कोबरा भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका करेत, तीसरे पर आता है आपका अफई और चौथे नंबर पर आता है आपका दुबोइया। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार के सांप होते हैं जहरीले, भारत की बात की जा रही है ना। नाग, किंग कोबरा, करेत, अफई और दुबोइया। साथ में इनके विषैले दांत भी होते हैं। कितने होते हैं, तो याद रखिएगा, सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। कितने होते हैं भैया, 2 विषैले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या फिर अन्य जीवों में प्रवेश करता है। और इनके जो काटने की दवा होती है, सांप के काटने की दवा यानी कि जो सिरम होती है, वो किससे बनाई जाती है, तो इन्हीं के जहर से बनाई जाती है, यानी कि सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मात्र इनके 2 दांत होते हैं, वो खाने के लिए नहीं होते हैं। यदि इनको भोजन प्राप्त करना है या फिर शिकार को खाना है तो ये सीधा निगल जाते हैं, ये दांतों का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। यदि आपसे पूछे कि वो कौन सा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है, तो याद रखिएगा उसे किंग कोबरा कहा जाता है। जो किंग कोबरा है ये अपने बच्चों को ही खा जाता है भोजन के रूप में। उस सांप का नाम होगा आपका किंग कोबरा या फिर नाग। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सांप ऐसा भी है भैया जो घोंसला बनाता है। अब वो कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नाग या फिर किंग कोबरा हो जाएगा। ये घोंसला बनाता है, साथ में अपने ही बच्चों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। यदि किसान का मित्र पूछे और उसमें केंचुआ ना हो विकल्प में और सांप हो, तो सांप भी क्या है भैया, किसान का मित्र है। चूहे वगैरह यानी खेती में जो अपतत्व होते हैं, यानी कि जैसे चूहा वगैरह, इनको खा लेता है। ठीक। और विश्व का सबसे लंबा जीव के बारे में पूछे सांपों में, तो वो अजगर होगा। कौन होगा भैया, अजगर होगा। और विश्व में सर्वाधिक सांप कहां पर पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये विषुवत रेखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर सॉरी, विषुवत रेखी क्षेत्र, विषुवत रेखी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा साथ में। और यदि आपसे पूछा जाता है कि हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सीधा सीधा पूछते हैं कि हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है भैया। ये पूछा भी गया है आपके सीटेट एग्जाम में, तो उसे लिंग हु फेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे लिंग हु फेन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो छोटी सी जानकारी थी सांप के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आंसर मैं आपको बता चुका हूं, बी वाला होगा। एक कुत्ता कैसे जानता है कि इसके इलाके में दूसरा कुत्ता आया था, सीसीटीवी कैमरे से पता करेगा क्या भैया, उसके पैरों के निशान से, उसके मलमूत्र की गंध से, या फिर भौंकने की आवाज से। तो कुत्ते के बारे में सभी को पता, सरल सा प्रश्न है। उसके मलमूत्र की गंध से ही वो समझ सकता है कि यहाँ पर हमारे जो इलाका है उसमें दूसरा कुत्ता आया था। ठीक, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
डॉल्फिन एक दूसरे से बात कैसे करती है भैया, इनके बारे में आपने सुना होगा कि डॉल्फिन एक दूसरे से बात करती है, उनकी भी एक भाषा होती है। तो वो कैसे सुनती है, वे बात नहीं करती है, अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर, पानी के बुलबुलों से या फिर इशारों से। तो डॉल्फिन एक दूसरे से बात कैसे करती है, अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर बात करती है। तो बी वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही होगा। तो डॉल्फिन होती है, उन्हें बुद्धिमान जीव भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, मैना, उल्लू, कौवा या फिर कोयला। काफी हद तक यानी कि 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो कौन सा पक्षी है, तो वो उल्लू है। कौन सा पक्षी भैया, उल्लू। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे से पीछे यानी कि 270 डिग्री कर सकता है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। गेंडे को किस लिए मारा जाता है भैया, जो गेंडा होता है उसकी त्वचा के लिए, उसके सींग के लिए, या फिर उनके दांत के लिए, या फिर मजे के लिए। तो गेंडे के बारे में आपको पता होगा, गेंडे के क्या होते हैं भैया, सींग होते हैं, है ना। तो उसके सींग के लिए मारा जाता है गेंडे को। और भी यदि आपसे पूछे जैसे कि मगरमच्छ और सांप के बारे में पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में, तो याद रखिएगा इनको चमड़ी के लिए और दांत के लिए मारा जाता है मगरमच्छ और सांप को। हाथी की पूछे, हाथी को क्यों मारा जाता है, तो दांत के लिए मारा जाता है। गेंडे के बारे में आपको बता चुका हूं, सींग के लिए। और कस्तूरी मृग के बारे में पूछा जाता है, कस्तूरी मृग को क्यों मारा जाता है, तो इत्र के लिए मारा जाता है उसे। ठीक, तो दो चार चीजें मैंने आपको बता दी, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, रेगिस्तानी ओक पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है अपने तने में क्या जमा करता है। यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक, इससे पूछा जाता है प्रश्न स्टेट एग्जाम में, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। अब इसका जो तना होता है इसमें क्या जमा होता है, सोना, पानी, दूध या फिर शहद। तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसमें क्या जमा होता है, पानी जमा होता है। एक दो जानकारी में इसकी देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जो सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था वो कूट में पूछा गया था, है ना। यानी कि 3-4 विकल्प दे देते हैं, उसके बाद उनके बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है, यदि फीट में पूछे तो 10 से 12 मीटर का होता है। यदि 10 से 12 फीट, है ना, मीटर नहीं फीट होता है। और यदि मीटर में पूछे तो 4 मीटर का होता है। यदि तने के बारे में पूछे, है ना, और ऐसे पूछे जाते विकल्प में ये सारी चीजें होती है। ठीक, इसकी जड़े के बारे में पूछे कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितना गुना गहरी होती है, तो 30 गुना गहरी होती है। कितनी गुना गहरी होती है भैया, 30 गुना गहरी होती है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके तने में क्या जमा होता है, पानी जमा होता है। और उसका उपयोग कब करते हैं वहां के निवासी, जब जल संकट होता है तब वहां एक पाइप की मदद से, है ना, एक जो चाकू होता है एवं जो पाइप की मदद से तने में जो संग्रहित जल होता है उसका उपयोग करते हैं वहां के निवासी, जब जल संकट होता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। पहले अभिकथन पढ़ेंगे। क्या नेफेंथिस पौधा कीड़े को फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल नेफेंथिस पौधा। नेफेंथिस पौधे को आपको पता होगा, इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है, और इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। तो बिल्कुल नेफेंथिस जो पौधा है वो कीड़ों को फंसाकर खाता है, यानी कि आपका कथन जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं, क्या कारण है भैया, फंसाकर खा जाता है, क्योंकि यहाँ एक मोहक ध्वनि निकालता है जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं। तो देखिए ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये एक मोहक ध्वनि नहीं निकालता है। क्या निकालता है, ध्वनि नहीं निकालता है, एक तरह की खुशबू या स्मेल आप कह सकते हैं, वो छोड़ता है ये, जिसके कारण जो कीड़े मकोड़े वो आकर्षित होते हैं और वहां पर बैठते हैं, और वो अपना जो ढक्कन, ऊपर का ढक्कन होता है वो बंद कर लेते हैं, यानी कि वो कीड़े उसी में फंस कर रह जाते हैं और वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं, वो मर जाते हैं। और उसका उपयोग कौन कर लेता है, नेफेंथिस पौधा कर लेता है। नेफेंथिस पौधा है जो कीड़ों को फंसा कर तो खा जाता है, लेकिन ये ध्वनि नहीं निकालता। इस कारण जो जो कारण होगा, यानी कि आर है वो गलत होगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में, कि ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इससे संबंधित और भी मैं जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नेफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा कहा जाता है, कीटभक्षी पौधा कहा जाता है और शिकारी पौधा कहा जाता है। तीनों नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, भारत की हम बात करें तो भारत में कहां पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, मेघालय में। और यहाँ पर हम विश्व की बात करें तो विश्व में कहां पर पाया जाता है घटपर्णी पौधा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, घटपर्णी पौधा को शिकारी पौधा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो चूहा होता है, मेंढक होता है, जो अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं उसका शिकार कर लेता है। और इसका आकार आपको पता होगा, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। ठीक, और ये कहां पर, कौन से क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है।
कहां पर? जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि जहां पर अभाव होता है उसी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है, ये चूहा, मेंढक, जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं, इससे ये पूरी करता है। ठीक, तो यहां पर मैं इसकी जानकारी दे चुका हूं, तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज को अंकुरित होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ये भी सरल सा प्रश्न है। केवल पानी की, केवल हवा की, हवा पानी और सही तापमान, बहुत सारा पानी इसमें वहां डूब जाए। तो बीज को यदि अंकुरित होना है तो उसे हवा की, पानी की और सही तापमान की जरूरत होगी। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ से लटकने वाली रस्सी जैसी चीज क्या होती है? आपने बरगद का पेड़ देखा हुआ होगा, तो वहां पर इस प्रकार से टहनियां लटकी होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? टहनियां, जड़े, फूल या फिर फल। टहनियां नहीं कहते, इसको क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? जड़ कहा जाता है। और बरगद क्या है? ये आपका राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। और बरगद की जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक फैली होती हैं, और बरगद के तने से जड़ें लटकती है, जो तने को सहारा देने का कार्य करती है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये क्या कार्य करती है? तो सहारा देने का कार्य करती है। ठीक, तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मिर्ची भारत में कहां से आई थी भैया? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से या फिर असम से? ये भी सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जैसे कि आपका हरी मिर्ची, गोभी, टमाटर वगैरह के बारे में पूछा जाता है, तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। पहले हम यहाँ पर मिर्ची की बात करें, है ना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। देखिए, मिर्ची के साथ साथ आपका टमाटर की पूछ ले और आलू की पूछ ले, है ना। मिर्ची, टमाटर और आलू ये कहां से भारत में आई है? तो दक्षिण अमेरिका से भारत में आई। ठीक, उसके बाद में गोभी और मटर, गोभी और मटर इन दोनों में से एक भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए ये यूरोप से आई है। कहां से आई है भैया? यूरोप से आई। उसके बाद में कॉफी के बीज और भिंडी, भिंडी आपने खाई है ना, ये कहां से आई है? ये भारत की नहीं, कहां की भैया? ये अफ्रीका की है। कहां की है? अफ्रीका की है। सोयाबीन, सोयाबीन के बारे में पूछ लिए, कहां की भैया सोयाबीन? तो ये आपकी चीन से आई है। कहां से आई है सोयाबीन? चीन से आई है। भारत की हम बात करें तो भारत के नाम में आपको बता देता हूं। बेर, जो बेर होते हैं वो मूली, पालक, बैगन, केला, सेम, करेला, आम, परवल, टिंडा, संतरा, मेथी, ये सभी कहां के हैं? ये सभी के सभी भारत के हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, टमाटर, आलू और मिर्ची अमेरिका से, गोभी और मटर यूरोप से, कॉफी के बीज और भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से। और भारत के बारे में आपको बता चुका हूं, तो आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जॉर्ज मेंट्रल ने वेलक्रो, जिसको चिपकने वाली पट्टी होती है, उसका आइडिया किससे लिया था? गोंद से, बीजों के हुक से जो उनके कुत्ते पर चिपके थे, चुंबक से या फिर मकड़ी के जाले से? यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने जो जूते हैं वो देखा होगा, एक होते बन वाले होते हैं, एक बिना बन वाले होते, तीसरा होता है जो चिपकने वाले होते हैं ना, जो उसको चिपक जाते हैं, एकदम उचाड़ देते हैं उसको, जैसे चढ़ के आवाज आती है ना। एक बता रहा हूं मैं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपने देखा होगा उसको, पहना भी होगा उन जूतों को। तो ये यहाँ पर उसकी बात हो रही, चिपकने वाली पट्टी की यहाँ पर बात हो रही, जिसे कहा जाता है वेलक्रो। तो ये आइडिया जो आया था जॉर्ज मेस्ट्रल को, वो बीजों के हुक से जो उनके कुत्ते पर चिपके थे उनकी वजह से आया था, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जो स्कूल के शूज आपने देखे होंगे जिसमें चर चर की आवाज आती है ना, पट्टी होती है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी ने क्या किया? क्या किया भैया? सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, इसका मतलब होता है सिर कट जाए पर पेड़ बच जाए तो भी सौदा सस्ता होगा। ये भैया जो विष्णुई समाज है इनका कहना है। तो यहां पर बात की जा रही अमृता देवी की, कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी ने क्या किया? पेड़ से लिपट गई और जान दे दी। राजा को पत्र लिखा, पेड़ को पानी दिया या फिर भाग गई? क्या किया भैया इन्होंने? पेड़ से लिपट गई, यानी कि अपनी जान दे दी। ठीक, पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जो विष्णुई समाज होते हैं वो पेड़ों को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। खेजड़ी के बारे में हम बात करें तो खेजड़ी कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो राजस्थान का है। कहाँ का है भैया? राजस्थान का। कहां पर उगता है? जहां पर पानी की समस्या होती है, जहां पर पानी यानी रेगिस्तान में ये पाया जाता है। ठीक, थार रेगिस्तान में। ये राजस्थान लिखा है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं।
ठीक। और खेजड़ी की जड़ें जो होती है वो गहरी होती है और कम पानी में भी ये रह सकती है। इसकी हम बात करें तो इसकी जो फली होती है, खेजड़ी की फली आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने खेजड़ी देखी होगी, उसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी किया जाता है। साथ में इसका जो प्रयोग है, इसकी छाल का जो प्रयोग है, खेजड़ी की छाल का, उसका प्रयोग दवा यानी कि जो औषधि होती है उसे बनाने के लिए भी किया जाता है। और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो जो गाय, जो वहां पर बकरियां वगैरह होती है उनके लिए उपयोगी होती है, यानी कह सकते हैं खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारा के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। किसान खेत में क्रोटन के पौधे क्यों लगाते हैं? सुंदरता के लिए, यहाँ पता करने के लिए कि मिट्टी को पानी चाहिए या नहीं, छाया के लिए, या फिर कीड़े भगाने के लिए। तो किसान जो क्रोटन के पौधे होते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि वो यहाँ पता लगा सके कि मिट्टी को पानी चाहिए या फिर नहीं। जो क्रोटन के पौधे होते हैं वो जमीन के अंदर ज्यादा नहीं जाते, यानी कि उनकी जड़ें ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है, यानी कि ये सूखने लग गए तो किसानों को पता चल जाता है कि हाँ भैया अब हमारा जो फसल है उसे पानी की जरूरत है, और पानी वो दे देते हैं ना। तो क्रोटन के पौधे इसलिए लगाए जाते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सब्जी असल में पौधे की जड़ होती है? पौधे की जड़ कौन है भैया? आलू, टमाटर, गोबर, गाजर और मूली या फिर बैगन। एक सरल सा मैं उपाय यहां पर बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? गाजर और मूली। ये क्या है? जड़ है। हमेशा याद रखिएगा जिसकी जड़ें इस प्रकार से हो, जैसे कि आपने देखा गाजर जिसके पूंछ निकली हो सीधा सीधा, जिसकी पूंछ निकली हो, गाजर भी देखा होगा ऐसी होगी, मूली भी आपकी ऐसी होगी, जिसकी पूंछ निकली होती है वो हमेशा जड़ होती है। क्या होती है? वो हमेशा जड़ होती है। और जो गोल होता है वो हमेशा क्या होता है? तना होता है। जैसे कि तने में आप आलू, प्याज, अदरक, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी भैया? तने के अंतर्गत। जड़ में आपकी मूली आ जाएगी, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, क्या बोलते हैं उसको, शकरकंदी सॉरी, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी? जड़। एक बार फिर बता देता हूं, जड़ के अंतर्गत आपका मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी, ये सभी की सभी जड़ के अंतर्गत आएगी। बाकी आलू, प्याज, अदरक वगैरह सारे तने हैं। पत्ते के बारे में हम बात करें, पत्ते के अंतर्गत आपका धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सभी पत्ते के अंतर्गत आ जाएंगे। बीज में हम किसको मानेंगे? चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली, जो कचनार की फली होती है सभी बीज के अंतर्गत आती है ना। तो सारी चीजें आपको याद रखना है। कौन कौन सी बीज में, शायद मैंने जल्दी आपको बता दिया, एक बार और बता देता हूं। चना, बाजरा, सरसों, धान, गेहूं, सहजन, फूल, केला, कचनार की फली, ये सभी बीज के अंतर्गत आती है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 55 प्रश्न मिलेंगे। मिजोरम में एक टीन खेती का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि आप यदि एमपी में रहते हैं या फिर यूपी में रहते हैं या फिर और कहीं पर रहते हैं, तो अधिकतर जो खेती होती है वो या तो बीघा में देखते हैं, एकड़ में, हेक्टेयर में, इस तरह से खेती की माप की जाती है। लेकिन मिजोरम में एक टीन खेती का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो एक टीन का जो डब्बा होता है उससे यहाँ पर खेती की नाप की जाती है कि भाई इसके पास एक टीन डब्बे की खेती है, कि 2 टीन डब्बे की खेती है, कि 3 डब्बे की खेती है। तो यहाँ पर हिसाब इस प्रकार से लगाया जाता है खेती का। तो टीन के डिब्बे की खेती करना, जितनी जमीन पर एक टीन बीज बोया जा सके, टीन की फैक्ट्री लगाना है, फिर एक छोटी सी क्यारी। तो जितनी जमीन पर एक टीन बीज बोया जा सके, इसका मतलब होता है एक टीन खेती का मतलब कि यार उसके पास तो एक टीन खेती की जमीन है, उसके पास तो 2 टीन खेती की जमीन है। तो मिजोरम में इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो टोटल ये 55 प्रश्न थे और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पूरा निचोड़ मैंने आपको दे दिया। परिवार एवं मित्र और उनकी जो उप थीम होती है उनकी सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल गई होगी। मुझे नहीं लगता है किसी और वीडियो की यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के और भी कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।